हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर CUET, IIT, JEE, नीट, SSC, बैंक, रेलवे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरखा गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 का। आज इस वीडियो में हम मैग्नेट ब्रेन सैंपल पेपर सॉल्यूशन फॉर योर बोर्ड एग्जाम पेपर 5 डिस्कस करने वाले हैं। यस स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो पेपर आपके हाथ में आएगा वो किस पेपर के अकॉर्डिंग होगा, क्या पैटर्न होगा, कितने क्वेश्चन आंसर्स होंगे, कितने सेक्शंस होंगे, कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे हुए हैं, वो सभी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिलीव मी, आज के जो क्वेश्चंस इस पेपर में हम डिस्कस करेंगे या प्रीवियसली हमने जितने भी सैंपल पेपर्स को सॉल्व किया है, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो इन्हीं पर बेस्ड होगा। 110% श्योर जो क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं पर बेस्ड आने वाले हैं। हो सकता है किसी सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग ही आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर बन जाए, राइट? तो कितना अच्छा होगा। सो जल्दी से आज के इस वीडियो को बहुत स्पेशल बनाने के लिए, अपनी प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम की बहुत अच्छी करने के लिए, मतलब 50 में से 50 मार्क्स पूरे लेकर आने हैं, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना। कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 क्लास 10 हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है। वन शॉट, MCQ, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, HTML वाला पार्ट, इंटरनेट वाला पार्ट, सब कंप्लीट कर लिया है विद द प्रैक्टिकल्स। सभी वीडियोस के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। magnetbrains.com वेबसाइट से आप एक्सेस कर सकते हो। साथ ही आप अब मोबाइल ऐप पे भी इसे एक्सेस कर सकते हो, मतलब प्ले स्टोर से आप मैग्नेट ब्रेन्स का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो और फ्री ऑफ कॉस्ट सभी प्लेटफॉर्म से वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो, राइट? अब मैग्नेट ब्रेन्स आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है भाई? सैंपल पेपर्स तो प्रोवाइड कर रहा है। मजेदार बात यह है कि सैंपल पेपर्स को बुक्स और ई बुक्स के फॉर्मेट में यदि आपको एक्सेस करना है, मतलब आप कोई स्पेशल बुकलेट चाहते हो, लाइक MCQs के लिए आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो MCQs मिल जाए, सैंपल पेपर्स मिल जाएं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको मिल जाएगी स्पेशल बुकलेट में, या आप बुक्स और ई बुक्स को किसी सब्जेक्ट की एक्सेस करना चाहते हो, मैग्नेट ब्रेन्स ने अब ये भी पॉसिबल किया है आपके लिए। ओके, सो कुछ नहीं करना है उसके लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, गूगल फॉर्म ओपन होगा, उस गूगल फॉर्म को फिल कर देना। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जिस भी सब्जेक्ट की बुक चाहिए, सैंपल पेपर चाहिए, MCQ चाहिए, टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको बुक और ई बुक प्रोवाइड करेगी, राइट? सो इस तरीके से आपको मैग्नेट ब्रेन्स के सैंपल पेपर और बुक्स मिलेंगे। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को विद दी सैंपल पेपर 4 ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब देखो, सबसे पहली काम क्या होता है, जैसे ही आपके हाथ में पेपर आएगा बोर्ड एग्जाम का, तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने नहीं लग जाना है। सबसे पहला काम हमें क्या है कि इंस्ट्रक्शंस आपको एक बार पढ़ लेनी है, एक नजर इंस्ट्रक्शंस पे डाल लेना है। क्यों? जस्ट बिकॉज इंस्ट्रक्शन से आपको काफी कुछ आइडिया लग जाएगा कि आपका जो पेपर है वो कैसा है। इट मीन्स कितने क्वेश्चन है, कितने सेक्शंस में है और कितने पार्ट में डिवाइडेड है और कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग पूछे गए हैं। जनरल आइडिया हमें लग जाता है कहाँ चॉइस है, कहाँ नहीं है। ओके, सो अब इंस्ट्रक्शंस अभी तक हमने जितने भी सैंपल पेपर्स में देखी, सब में सेम देखी, तो याद भी हो गई होगी इंस्ट्रक्शंस। फिर भी एक बार हम इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। जो स्टूडेंट्स पहली बार आज इस सैंपल पेपर को देख रहे हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप पहले सारे सब्जेक्ट, मतलब सारे चैप्टर्स को पढ़ ले, सारे चैप्टर्स की वीडियोस को देख ले जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं चैप्टर्स, राइट? उन चैप्टर्स की वीडियोस को आप देख लो ताकि आपको इस सैंपल पेपर अच्छे से समझ में आ सके। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे हैं आप पता कर सको कि हाँ इन क्वेश्चंस में क्या पूछा है, कैसे आपको आंसर लिखना है, राइट? सो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उसके भी पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितने आवर्स मिलेंगे यहाँ पर इस एग्जाम को देने के लिए। 2 आवर्स मिलेंगे, ठीक है? अब 2 आवर्स मिलेंगे आपको, 2 आवर्स में पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेना है। कितने मार्क्स का पेपर होगा आपका पेपर होगा 50 मार्क्स का। ओके, 50 मार्क्स लेकर आने हैं, 2 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। सो इंस्ट्रक्शंस हैं, सबसे पहला कि क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे वो आपके क्वेश्चंस डिवाइडेड होंगे 5 सेक्शन में। सेक्शन A, B, C, D और E, 5 सेक्शन में आपको टोटल क्वेश्चंस डिवाइडेड होंगे। तो टोटल कितने क्वेश्चंस होंगे? टोटल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस पेपर में 26, जिन्हें 2 घंटे में आपको सॉल्व करना है। 26 क्वेश्चंस। ओके, अब ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस क्या होंगे? कंपल्सरीली अटेम्प्ट करने हैं। एन इंटरनल चॉइस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% इज प्रोवाइडेड।
जो इंटरनल चॉइस मिलेगी वो 30% चॉइस मिलेगी आपको। ओके मतलब ज़्यादा इंटरनल चॉइस नहीं मिलेगी, 30% मिलेगी सारे क्वेश्चंस में। अब आप सोच रहे होंगे जब सारे क्वेश्चंस करना है तो इंटरनल चॉइस कैसे और कहाँ मिलेगी, देखेंगे आगे हम। सेक्शन ए हैज़ 12 क्वेश्चन, सेक्शन ए में 12 क्वेश्चंस मिलेंगे, ईच कैरिंग 1 मार्क। सेक्शन ए में आपको 12 क्वेश्चंस मिलना है और हर एक क्वेश्चन आपका होगा 1 मार्क के अकॉर्डिंग। मतलब सेक्शन ए आपका बेस्ड होगा एमसीक्यू पैटर्न पर, ठीक है। सेक्शन ए में जो 12 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको वो एमसीक्यू टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसे आप कहते हो वही मिलेंगे। क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन देंगे, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके आना है जो सही होगा। ओके नेक्स्ट देखो, सेक्शन बी हैज 7 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ईच कैरिंग 2 मार्क। अब सेक्शन बी में आपको मिलेंगे टोटल 7 क्वेश्चन, जिसमें हर एक क्वेश्चन 2 मार्क के अकॉर्डिंग होगा और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की यदि बात कर ले तो डिफाइन करने को आपसे कुछ डेफिनेशन पूछ सकते हैं, या फिर आपसे एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं, या फिर आप फीचर्स पूछ सकते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपसे यहाँ 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। राइट सी क्वेश्चन जो होगा, सी सेक्शन जो होगा उसमें क्या होगा देख लेते हैं। सी सेक्शन में बेसिकली आपको मिलेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे सी सेक्शन में? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 मार्क के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना होगा। सो सेक्शन सी हैज 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पर, जिसमें 3 मार्क के अकॉर्डिंग हर एक क्वेश्चन होगा। सो सेक्शन सी की यदि बात करें तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे और 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर लिखना होगा। तो शॉर्ट आंसर्स में भी देखो ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में। वेरी शॉर्ट आंसर में आप 2 लाइन 4 लाइन तक आंसर लिख सकते हो, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं पूछे तो आप 2 पॉइंट से 4 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा बताकर आ सकते हो। सिमिलरली यहाँ पर शॉर्ट आंसर में भी वही क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पे कुछ डिफरेंस के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। शॉर्ट आंसर्स में तो डिफरेंस आपको 3 पॉइंट तो कम से कम लिख कर आना है, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। यहाँ पे आपसे एडवांटेज डिसएडवांटेज 3 पूछ सकते हैं, एग्जांपल्स पूछ सकते हैं, 3 एग्जांपल्स बताओ। बहुत सारी हमने इंटरनेट की टर्मिनोलॉजीज HTML पढ़ा हुआ है, तो कुछ कोड भी दे सकते हैं कि HTML कोड लिखो, इसका कौन सा टैग है, इसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं। ऐसा क्वेश्चन जनरली 3 मार्क्स में आपका बनता है। फाइन, आप देखते हैं सेक्शन डी में क्या पूछा है। सेक्शन डी में एक क्वेश्चन मिलेगा मात्र, वो भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या मिलेगा सेक्शन डी में? एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, वो भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन होगा कितने मार्क का? ये क्वेश्चन होगा आपका 4 मार्क के अकॉर्डिंग। ओके मतलब लॉन्ग आंसर 4 मार्क का एक ही पूछेंगे आपसे। अब वो एक क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर का होगा वो किस चैप्टर से होगा वो हम देखेंगे सैंपल पेपर में। राइट तो समझ में आ रही है मेरी बात, है ना। अब सेक्शन ई जो इस बार से ऐड किया गया है, मतलब अभी तक सेक्शन ई नहीं हुआ करता था पेपर में, बोर्ड एग्जाम के। इस बार से पेपर का पैटर्न थोड़ा सा बदला है, जिसमें सेक्शन ई को ऐड कर दिया है। सो सेक्शन ई जो है इसमें 2 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। कितने? 2, जिसमें आपको सोर्स बेस्ड, केस बेस्ड, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, ईच कैरिंग 4 मार्क। मतलब कि 4 मार्क के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। अब ये आपके कैसे होंगे? केस बेस्ड या पैसेज बेस्ड या फिर कुछ सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। केस बेस्ड, पैसेज बेस्ड मतलब कुछ कंडीशन, कुछ एग्जांपल दिया होगा, उसके बिहाफ पे आपको पढ़ के कुछ क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करने हैं। अब बात करते हैं हम इंटरनल चॉइस की। सो इसे कुल मिलाकर हो गए आपके 26 क्वेश्चंस और यहाँ हो गए टोटल मार्क्स। यदि मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 50 मार्क्स का पेपर होगा। इंटरनल चॉइस आपको हर एक क्वेश्चन में तो नहीं मिलना है, 30% मिलना है। तो 2 मार्क के क्वेश्चन में, 4 मार्क का जो लॉन्ग आंसर है उसमें, ठीक है, यहाँ पे आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। मतलब और में इंटरनल चॉइस मिलेगी। तो और में या तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या ये दोनों में से कोई भी एक अटेम्प्ट करना होगा। सिंगल क्वेश्चन में इस तरीके से चॉइस मिलना है। ओके सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेक्शन ए से। सेक्शन ए दैट इज एमसीक्यू बेस्ड, जहां पे 1 मार्क के अकॉर्डिंग आपको 12 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है, और सही आंसर बताना है। राइट फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है, What are computer ethics? पहला जो क्वेश्चन आपको दिखेगा ना अपने पेपर में, बोर्ड एग्जाम के पेपर में, वो आपको मिलेगा साइबर एथिक्स चैप्टर से ही। और ये क्वेश्चन भी साइबर एथिक्स से ही लिया गया है कि कंप्यूटर एथिक्स क्या होते हैं बेसिकली, है ना। सो कंप्यूटर एथिक्स क्या होते हैं? एन ऑनेस्ट मोरल कोड दैट शुड बी फॉलोड व्हेन ऑन द कंप्यूटर, अ कंप्यूटर प्रोग्राम अबाउट ऑनेस्टी, अ कंप्यूटर दैट फिट्स ऑन और अंडर अ डेस्क, a list of commandments in the Bible।
तो देखो ये तो बिल्कुल नहीं है, ये भी बिल्कुल नहीं है और ये भी नहीं है, तीनों हम देखकर समझ पा रहे हैं कि ये कंप्यूटर एथिक्स नहीं होते। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल एथिक्स क्या होता है ये जान लो, और ये तीनों नहीं है तो ऑब्वियस यही करेक्ट आंसर है, देख भी लो, यस फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। एथिक्स क्या हुआ? एथिक्स बेसिकली जो हम नॉर्मल लाइफ में जिन एथिक्स को, जिन एटिकेट्स को, मैनर्स को, डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, घर में रहकर, स्कूल में रहकर, नॉर्मली जिस तरीके से आप बिहेव करते हो वैसा ही बिहेव आपको कहाँ करना होता है? जब आप ऑनलाइन रहते हो, जब आप सोशल मीडिया वेबसाइट्स का यूज़ करते हो, है ना, अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हो, आप लोगों के साथ चैटिंग करते हो, तब आपको किस नेट एटिकेट्स को फॉलो करना है, किस एथिक्स को फॉलो करना है, वो बेसिकली आपके साइबर एथिक्स, कंप्यूटर एथिक्स कहलाते हैं, क्योंकि तभी हम लैपटॉप, पीसी, मोबाइल, कंप्यूटर डिवाइस का यूज़ करते हैं, है ना, ऑनलाइन रहने के लिए, राइट। सो कंप्यूटर एथिक्स क्या होगा? एन ऑनेस्ट moral code that should be followed when on the computer, right? समझ में आ गया? कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे? साइबर एथिक्स को लेकर भी पूछ सकते हैं आपसे, ओके? तो साइबर एथिक्स में जब आप इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ चैट सर्विस? चैट सर्विस का कौन सा एग्जाम्पल है? अब चैटिंग के लिए दुनिया भर के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है, आप फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम का मैसेंजर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, है ना, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स का आप यूज करते हो चैटिंग के लिए। सो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा चैट सर्विस का एग्जाम्पल है। अब ऑप्शंस देख लो, हाइक, gmail.com, wikipedia.com, नन ऑफ दिस। तो यहाँ व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम तो कुछ भी नहीं दिख रहा ना जिसका जनरली आप यूज करते हो। सो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा चैट सर्विस का एग्जाम्पल है। सो gmail.com बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके थ्रू आप अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट करते हो, इट इज अ वेबसाइट। wikipedia.com ये भी क्या है? एक तरीके का इंसाइक्लोपीडिया है, ऑनलाइन रहकर आप इंटरनेट पे विकिपीडिया को एक्सेस करते हो, मतलब आपको सारी चीजों की डेप्थ में नॉलेज मिल जानी है, राइट। नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, जस्ट बिकॉज क्योंकि हाइक यहाँ पर एक चैट सर्विस का एग्जाम्पल है। जिस तरीके से आप व्हाट्सएप, इंस्टा पे चैटिंग करते हो, उसी तरीके से आप हाइक पर भी चैटिंग कर सकते हो, ये एक चैट सर्विस का एग्जाम्पल है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस अलाउज यू टू राइट अ न्यू ईमेल टू समवन? जब आपको किसी को ईमेल लिखना है, ठीक है, तो ईमेल लिखने के लिए आपके पास भी ईमेल अकाउंट होना चाहिए, जिसको ईमेल शेयर करना उसका भी ईमेल अकाउंट पता होना चाहिए, राइट। तो जब आपको नया ईमेल लिखना है, नया ईमेल क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप क्या करते हो? विच फॉलोइंग ऑप्शन अलाउ यू टू राइट अ न्यू ईमेल टू समवन? फर्स्ट, रिप्लाई ईमेल, सेंड ईमेल, कंपोज ईमेल, या नन ऑफ दिस? सो नन ऑफ दिस तो है नहीं, क्योंकि तीन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन तो है। अब ईमेल का रिप्लाई करना, तो पहले ईमेल मिलेगा जब तो रिप्लाई करोगे, यहाँ तो हमें नया ईमेल लिखना है, ये नहीं होगा। सेंड ईमेल, ईमेल लिख लोगे, क्रिएट कर लोगे, तब उसको सेंड करोगे, है ना, सेंड बटन पे, तो ये भी नहीं होगा। ईमेल लिखने के लिए जिसका यूज करते हैं हम, वो होता है कंपोज ईमेल। जब आप मैसेज बना रहे होते हो, क्रिएट कर रहे होते हो, जैसे हम ड्राफ्टिंग मैसेज कहते हैं, तो उसके लिए जिस बटन पे आप क्लिक करते हो वो होता है कंपोज बटन, जिसकी मदद से आप ईमेल क्रिएट करते हो। कुछ इस तरीके से आपको व्यू दिखता है जब आप यहाँ पर एक कंपोज नाम का ऑप्शन होता है। जब भी आपका ईमेल अकाउंट आप खोलते हो तो यहाँ राइट साइड में आपको इनबॉक्स, आउटबॉक्स, ड्राफ्ट, है ना, इस तरीके के कुछ टैब्स दिखते हैं, सेंट, राइट। यहीं पर प्लस का साइन मिलेगा या फिर आपको कंपोज का बटन मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर आपको टू, फ्रॉम, इस तरीके से कुछ फील्ड्स मिलेंगी, राइट। और इसके बाद यहाँ पे आपको मैसेज बॉडी मिलेगी, जहाँ पे आप अपना मैसेज लिखोगे, कंपोज करोगे। फिर यहाँ पे कुछ एक टूल बार टाइप मिलता है, जहाँ पे सेंड बटन होता है, अटैचमेंट आप शेयर कर सकते हो, कुछ इस तरीके से होता है ना अटैचमेंट का साइन, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हो टेक्स्ट जो आपने लिखा है, ठीक है। सो कंपोज बटन पे जब आप क्लिक करते हो तब आप एक मैसेज को क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो मैसेजेस लिखने के लिए, किसी को ईमेल शेयर करने के लिए हम जिसका यूज करते हैं वो कंपोज ईमेल होता है। फाइन। क्वेश्चन नंबर 4, SCP इट स्टैंड्स फॉर। अब SCP क्या हुआ? पहली बात तो ये समझ लो कि SCP एक प्रोटोकॉल है। ये यदि आपको पता है तो आप इसका फुल फॉर्म बता सकते हो। हमने सेकेंड चैप्टर में, इंटरनेट वेब सर्विसेज वाले चैप्टर में डिटेल में प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से प्रोटोकॉल्स पढ़े थे हमने उसमें? FTP, टेलनेट, SMTP, POP, HTTP, ये सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में हमने पढ़ा था। यहाँ पे SCP प्रोटोकॉल को भी हमने डिस्कस किया था। क्या होता है SCP प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म देख लेते हैं। सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल, सिस्टम कॉपी प्रोटोकॉल, सिंपल कॉपी प्रोटोकॉल, सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल। एक सिस्टम से इंटरनेट पर जब दूसरे सिस्टम तक फाइल ट्रांसफर की जाती है,
फाइल ट्रांसफर की जाती है तो वो फाइल सिक्योरली ट्रांसमिट हो जाए, उसकी कॉपी जो है वो सिक्योरली ट्रांसमिट हो, बीच में हैकर वगैरह उसको हैक ना कर पाए। सो सिक्योरली कॉपी ट्रांसमिट करने के लिए SCP प्रोटोकॉल वर्क करता है, यूज किया जाता है। सो इसका फुल फॉर्म सिक्योर कॉपी प्रोटोकॉल होगा, ना कि सिस्टम कॉपी प्रोटोकॉल, ना सिंपल, ना सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ओके, तीनों रॉन्ग है, कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, याद रखना अच्छे से। ओके, एस फॉर सिक्योर, राइट। नेक्स्ट, Who is the founder of Facebook? इन्हें कौन नहीं जानता, सभी जानते होंगे, ऑब्वियस। जल्दी से बता दो करेक्ट आंसर कि फेसबुक के फाउंडर कौन है। फेसबुक जो कि एक सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसकी मदद से आप अपने इमेजेस या कोई पोस्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सोशल मीडिया वेबसाइट की मदद से आप दुनिया भर में लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हो, फ्रेंड्स बना सकते हो, राइट। सभी जानते हैं फेसबुक को। तो कौन है इसके फाउंडर? फर्स्ट, जैक डॉर्से, मार्क जुकरबर्ग, सर टिम बर्नर्स-ली और जावेद करीम। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, दैट इज मार्क जुकरबर्ग। मार्क जुकरबर्ग क्या है? फेसबुक के फाउंडर हैं, ठीक है। इसके बाद जो ऑप्शन दिया हुआ है सी, सर टिम बर्नर्स-ली, इन्होंने HTML लैंग्वेज को डेवलप किया था, ये भी ध्यान रखना। प्रीवियस सैंपल पेपर से यदि आपने देखे तो वहां पे हमने सर टिम बर्नर्स-ली के बारे में भी डिस्कस किया है। फाइन, नेक्स्ट, which of the process of transferring files from computer on the internet to your computer called? बहुत ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को भी। कौन सी प्रोसेस, मतलब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जिस प्रोसेस में फाइल्स ट्रांसफर होती है, कहां से? इंटरनेट से आपके कंप्यूटर सिस्टम पर। मतलब ये हो गया इंटरनेट में या भाई आपका सर्वर सिस्टम है, सर्वर सिस्टम से आप कौन हो गए? क्लाइंट सिस्टम पे जब फाइल क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। कहां से? सर्वर से क्लाइंट पर जब फाइल ट्रांसफर हो रही है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हो आप? अपलोडिंग कहते हो, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हो, डाउनलोडिंग कहते हो, या फॉरवर्डिंग कहते हो। तो ऑब्वियस, जब आप सर्वर से कुछ फाइल को अपने सिस्टम पे डाउनलोड करते हो, जैसे कि सपोज आप कोई म्यूजिक या कोई मूवी क्या करते हो, किसी वेबसाइट से किसी सर्वर पे स्टोर जो फाइल्स है उसको आप अपने सिस्टम में कॉपी कर रहे हो, स्टोर करवा रहे हो, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डाउनलोडिंग। सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? भाई कोई सॉन्ग डाउनलोड करना है, फ्री मिल रहा है आपको, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया आपने, इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम में, फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, राइट। तो डाउनलोडिंग प्रोसेस होती है जब हम सर्वर सिस्टम, इंटरनेट से कनेक्टेड जो सिस्टम है जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है, वहां से आप कुछ फाइल्स को अपने कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांसफर करते हो, तो दैट इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। और जस्ट इसका उल्टा ऑपोजिट, कि आप जब कोई अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, आपने सपोज आपने कोई HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, उसे आपको सर्वर पर स्टोर करवाना है वेबसाइट्स, वेब पेजेस के फॉर्मेट में, तो इसे हम क्या कहते हैं? अपलोडिंग कहते हैं। समझ में आया कि क्लाइंट सिस्टम से जब सर्वर सिस्टम पे कोई फाइल स्टोर की जाती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज अपलोडिंग। ओके, होस्टिंग भी इसे कहा जाता है जब आप वेबसाइट डिजाइन करते हो और उसे सर्वर पर स्टोर करवाते हो, तो राइट। क्वेश्चन नंबर 7, एट्रीब्यूट नेम्स एंड एट्रीब्यूट वैल्यूज आर। ये बेस्ड है आपका HTML वाले क्वेश्चन चैप्टर पे। एट्रीब्यूट एंड एट्रीब्यूट नेम्स, इन्हें क्या कहते हैं हम? अब देखो, HTML टैग आप सभी को पता है, HTML लैंग्वेज में हम HTML टैग का यूज करते हैं, इसी की मदद से आप डिफरेंट टैग्स को और उनके एट्रीब्यूट को यूज करते हो, ठीक है। अब हर एक टैग की अपनी प्रॉपर्टी होती है जिन्हें हम एट्रीब्यूट कहते हैं, और हर एक एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे सपोज हम बात करें किस टैग की, कोई सा भी टैग ले लेते हैं, सपोज P टैग ले लेते हैं, पैराग्राफ टैग। अब पैराग्राफ को आपको सेट करना है कि पैराग्राफ में जो कलर है या पैराग्राफ में जो अलाइनमेंट है, सपोज कि पैराग्राफ की अलाइनमेंट लेफ्ट होती है डिफॉल्ट, हम चाहते हैं कि पैराग्राफ की अलाइनमेंट क्या हो जाए? राइट हो जाए। तो आपने क्या करा? यहाँ P टैग का अलाइन एट्रीब्यूट, उसकी वैल्यू राइट सेट कर दी। सो एट्रीब्यूट नेम्स एंड एट्रीब्यूट वैल्यूज आर, ये जो एट्रीब्यूट हमने लिखा और ये जो हमने उसकी वैल्यू लिखी कि कैसी होती है, नॉट केस सेंसिटिव, बोथ एंड बी, या नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस तो है नहीं, ध्यान रखो, या तो केस सेंसिटिव होगी या केस सेंसिटिव नहीं होगी, या दोनों होगी, है ना। नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, क्योंकि या तो आप इसको कैपिटल में लिखोगे या स्मॉल में लिखोगे। ये रेंडर होगी कि नहीं होगी, दोनों केस में ये हमें पता करना है। तो बहुत ध्यान रखो, HTML लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं है, HTML लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं होती है, नॉट केस सेंसिटिव है। मतलब कि यदि आप इस P टैग को स्मॉल लेटर में लिखते हो या इस P टैग को कैपिटल लेटर में लिखते हो, दोनों रेंडर होगा, दोनों का मतलब सेम ही होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे जो आपने ये एट्रीब्यूट यूज करा, यदि आप इसे कैपिटल लेटर में भी लिखते तो भी ये वर्क करता, स्मॉल लेटर में लिखा है तो भी ये वर्क करेगा। सो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नॉट केस सेंसिटिव। मतलब टैग के अंदर जो आप एट्रीब्यूट लिख रहे हो, उसका जो वैल्यू लिख रहे हो, जो भी लिख रहे हो आप, वो नॉट केस सेंसिटिव है,
कैपिटल लेटर्स में लिखो, स्मॉल लेटर्स में लिखो, बकायदा रेंडर होगा, एक जैसा ट्रीट होगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी डिस्क्राइब्स हाउ बोल्ड और हेवी अ फॉन्ट शुड बी प्रेजेंटेड। विच प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे हम आ गए CSS पर, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, पता है ना अच्छे से। सो कौन सी प्रॉपर्टी है जो डिस्क्राइब करती है हाउ बोल्ड और हैवी अ फॉन्ट शुड बी प्रेजेंटेड। जो फॉन्ट शो हो रहे हैं वेब ब्राउजर पे वो फॉन्ट बोल्ड है, हैवी है, उसके लिए आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हो। तो CSS दैट इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, इसका यूज किया जाता है जब आप अपने वेब पेज को और ज्यादा डेकोरेटिव बनाना चाहते हो, ज्यादा फॉर्मेटिंग नहीं लिखना चाहते हो, आप कम फॉर्मेटिंग में अपना पेज बहुत अच्छा डेकोरेटिव हो जाए। सो HTML का जो लिमिटेशन था कि आपको हर टेक के साथ सेम एट्रीब्यूट, सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी पड़ती थी हर एक वेब पेज पे, उसको ओवरकम किया CSS ने। तो 3 तरीके की स्टाइल शीट्स होती है, ये भी हमें पता है। इन लाइन जो टैग के साथ स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ यूज होती है, इंटरनल जिसमें स्टाइल टैग का यूज करते हो, और एक्सटर्नल जिसमें आप एक अलग से स्टाइल शीट बना लेते हो, ठीक है। सो एक्सटर्नल स्टाइल शीट में, इंटरनल स्टाइल शीट में आप क्या करते हो, क्रिएट सिलेक्टर क्रिएट करते हो, सिलेक्टर की प्रॉपर्टी को सेट करते हो, और प्रॉपर्टी सेट करने के साथ में उसकी वैल्यू को स्पेसिफाई करते हो कॉलन और सेमीकॉलन से एंड करके। इसी तरीके से मल्टीपल प्रॉपर्टीज हम स्पेसिफाई करते हैं। अब यही जो सिलेक्टर्स होते हैं, यदि हम HTML की बात कर लें, किसकी बात कर लें, HTML की, तो ये सिलेक्टर बन जाते हैं आपके टैग, जिसको आप एंगुलर ब्रैकेट में लिखते हो, और टैग के एट्रीब्यूट को आप प्रॉपर्टी कहते हो, यहाँ पे आप एट्रीब्यूट का नाम लिखते हो, इज इक्वल्स टू एट्रीब्यूट की वैल्यू सेट करते हो, देन एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर देते हो। सो HTML में टैग इस तरीके से स्पेसिफाई किया जाता है, यदि कंटेनर टैग है तो टैग क्लोज भी होता है, फाइन। और सिलेक्टर इस तरीके से यहाँ पे स्पेसिफाई किया जाता है, यहाँ एंगुलर ब्रैकेट यूज करते हो, यहाँ पे आप कर्ली ब्रेसेस यूज करते हो। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन HTML एंड CSS, कि किस तरीके से यहाँ पर आप टैग का और सिलेक्टर्स का यूज करते हो, राइट। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा है आपसे कि फॉन्ट को बोल्ड और हैवी रखने के लिए आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हो। तो यहाँ पे हम जिस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, क्या वो फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट साइज है, फॉन्ट वेट है, या फॉन्ट वेरिएंट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दैट इज फॉन्ट वेट, जस्ट बिकॉज फॉन्ट वेट की मदद से ही जो फॉन्ट आपके बोल्ड और हैवी शो होते हैं। बोल्ड और हैवी मतलब कुछ इस तरीके से, सपोज मैंने लिखा है MB दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स, और यदि मैंने इसका फॉन्ट वेट सेट कर दिया है तो ये पर्टिकुलर जो वर्ड है आपका बोल्ड शो होगा। कैसा शो होगा, बोल्ड, कुछ इस तरीके से बोल्ड शो होगा, ठीक है। समझ में आया। सो होप आपको अच्छे से समझ में आया कौन सी प्रॉपर्टी होगी ये फॉन्ट वेट। अब बाकी के ऑप्शंस की बात कर लें, तो फॉन्ट स्टाइल नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, फॉन्ट फैमिली करके एक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, फॉन्ट फैमिली, जिसमें आप एरियल, टाइम्स न्यू रोमन वगैरह वैल्यूज की सेट करते हो। फॉन्ट साइज में आप फॉन्ट के साइज को स्पेसिफाई करते हो पिक्सेल्स में, पॉइंट्स में, ठीक है, कि फॉन्ट का साइज क्या रखना है। इसी तरीके से फॉन्ट वेरिएंट होता है। समझ में आया। सो फॉन्ट वेट की मदद से, ये याद रखना, फॉन्ट वेट की मदद से हम क्या करते हैं, बोल्ड और हैवी फॉन्ट सेट करते हैं CSS में। अब यहाँ पे देखो फॉन्ट से रिलेटेड कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है, लेकिन आपको CSS का जो फॉन्ट वाला सिलेक्टर होगा उसमें फॉन्ट की जो प्रॉपर्टीज है वो 4 ही प्रॉपर्टीज है, वो अच्छे से नाम याद कर लेना और पता कर लेना कि इन प्रॉपर्टीज में क्या क्या होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। ओके, सो ध्यान रखना इसको, और यदि समझना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां मैंने CSS बहुत अच्छे से समझाया है डिटेल में प्रैक्टिकल के साथ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द टाइटल एलिमेंट। अब जो टाइटल एलिमेंट है मतलब टाइटल टैग की बात कर रहे हैं। ओके, क्या होता है इसका मतलब, फर्स्ट डिफाइंस अ टाइटल इन द ब्राउजर टूल बार। ब्राउजर की जो टूल बार होती है, ब्राउजर समझते हो ना, वेब ब्राउजर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, उनकी जो टूल बार होती है उसको डिफाइन करता है क्या, टाइटल। प्रोवाइड्स अ टाइटल फॉर द पेज व्हेन इट इज एडेड टू फेवरेट्स। टाइटल प्रोवाइड करता है वेब पेज के लिए जब वो फेवरेट्स में ऐड होता है। डिस्प्ले अ टाइटल फॉर द पेज इन सर्च इंजन रिजल्ट। सर्च इंजन का जो भी रिजल्ट आया है वहां पे टाइटल डिस्प्ले करने के लिए होता है टाइटल, या ऑल ऑफ दी अबव। सो क्या सही आंसर लग रहा है आपको, टाइटल टैग की मदद से हम वेब पेज का टाइटल डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं, वेब पेज का टाइटल, और इस टाइटल टैग को जिस टैग में लिखा जाता है वो होता है हेड टैग। तो HTML जो होता है ना पेज, जब आप HTML पेज डिजाइन करते हो तो इसमें 2 सेक्शंस होते हैं।
पहला सेक्शन होता है आपके पेज का हेडर सेक्शन, दूसरा सेक्शन होता है बॉडी सेक्शन, ठीक है। मतलब कोई भी वेब पेज, सपोज ये एक वेब पेज है, तो हेड टैग की मदद से हम वेब पेज में जो वेब ब्राउजर होता है, आपका जो भी वेब ब्राउजर होता है, उसमें टाइटल बार ऊपर शो होती है। तो यहाँ पे आप टाइटल सेट करते हो तो वो हमेशा किस में लिखा जाता है, हेड टैग में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, हेड टैग के टाइटल टैग में लिखा जाता है। फाइन, और हेड टैग इस तरीके से क्लोज होता है। अब इसके बाद यहाँ पे जो बॉडी, कुछ इमेजेस आपको शो करवानी है, कुछ लिंक, कोई टेबल यदि आपको शो करवानी है, तो यहाँ पे जो भी आपको कंटेंट प्रिपेयर करना है वेब पेज का, वो बॉडी टैग में मेंशन किया जाता है। ये हमें अच्छे से पता है। तो टाइटल टैग की मदद से हम टाइटल बार जो होती है ना, सबसे ऊपर वेब ब्राउजर की वेब पेज की जो टाइटल बार होती है, यहाँ पे टाइटल मेंशन करते हैं, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस, यदि समझ में आया है तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, दैट इज डिस्प्ले अ टाइटल फॉर द पेज इन द सर्च इंजन रिजल्ट। क्या हो गया इसका आंसर, सी। ए बी क्यों फॉल्स हो गए, क्योंकि ब्राउजर में टूल बार में को डिफाइन नहीं करता है टाइटल, और ना ही फेवरेट्स में ऐड होता है टाइटल। ओके, सर्च इंजन पर जो रिजल्ट आपको दिख रहा है, जो HTML डॉक्यूमेंट आपने बनाया है, जब वो वेब ब्राउजर पर रेंडर होगा तो उस वेब पेज का टाइटल बार में जो टाइटल होगा वही टाइटल टैग डिफाइन करता है। ओके, वही डिस्प्ले किया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ में आ गया तो। इफ यू वांट एन इमेज टू बी द हाइपरलिंक, क्या बताया मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि एक इमेज को आपको हाइपरलिंक बनाना है। हाइपरलिंक समझते हो ना, कि क्लिक करा आपने जिस भी टेक्स्ट पर तो कुछ नया वेब पेज खुला। जैसे सपोज आपने देखा होगा बहुत सी बार, क्लिक हियर करके आपको यहाँ पे नीचे लाइन खींची हुई मिल जाती है। जैसे ही आप इस पे क्या करते हो, क्लिक कर देते हो, माउस के कर्सर से आपने इस पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो जैसे ही आपने लेफ्ट क्लिक किया माउस से, तो कुछ नया पेज ओपन हो गया, राइट। इस तरीके से नया वेब पेज खुल जाता है, तो इसे हम बोल रहे हैं हाइपर लिंकिंग, राइट। अब किसी इमेज पे क्लिक करना है, क्या करना है हमें, सपोज यहाँ पे कोई फ्लावर की इमेज है, इस इमेज पे क्लिक करते हो तो आपको कुछ नया वेब पेज मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। कि आपको इमेज पर क्लिक करना है, इमेज को हाइपरलिंक बनाना है तो कोई नया वेब पेज खुले, या किसी आप पेज के किसी सेक्शन पे पहुंच जाओ, ठीक है। लिंकिंग करना है इमेज की। सो द करेक्ट सिंटेक्स, इसको लिखने का करेक्ट सिंटेक्स क्या होगा, देखो ऑप्शंस। पहला दिया हुआ है img src img.gif, एंकर टैग में href try.html, क्लिक और एंकर टैग को क्लोज किया है। तो सबसे पहले तो देख लो क्या बताना है यहाँ पे कि img टैग को यूज तो करना है, बट ये रॉन्ग वे में यूज हुआ है भाई, एंगुलर ब्रैकेट ही नहीं लगा। और अब दूसरी चीज ये देखो, हाइपरलिंक जब क्रिएट करनी होती है तो हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए हम एंकर टैग का यूज करते हैं, और इमेज पर हाइपरलिंक क्रिएट करनी है तो आपको इमेज के लिए किसका यूज करना है, img टैग का यूज करना है। अब ये दोनों टैग जिस एट्रीब्यूट के साथ यूज होते हैं उन एट्रीब्यूट के नाम क्या होते हैं भाई। इमेज को यूज करना है आपको, तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, इमेज आपके सिस्टम में होना चाहिए। तो इमेज टैग को यूज करने के लिए आप src के साथ यूज करते हो, और src में आप स्पेसिफाई कर देते हो सोर्स कि कहां पर इमेज सेव है। सपोज डी ड्राइव में, सी ड्राइव में, डेस्कटॉप पे, जहां भी इमेज सेव है। अब इमेज आपकी सपोज फ्लावर की हो गई, तो flower.jpg नाम की आपकी इमेज है, ये आपने पाथ बता दिया, सोर्स एट्रीब्यूट में आपने इमेज बता दी कि ये इमेज है। अब एंकर टैग जिसकी मदद से हाइपरलिंक क्रिएट करते हैं, तो एंकर टैग में यूज किया जाता है किसका, href एट्रीब्यूट का, जिसमें हम क्या स्पेसिफाई करते हैं, ये स्पेसिफाई करते हैं कि जिस भी पर्टिकुलर टेक्स्ट पर, इमेज पर क्लिक करना है तो कौन सा वेब पेज खुलेगा, उसका पाथ, उसका रेफरेंस आप यहाँ पर देते हो एंकर टैग में लिंकिंग के लिए, कि जिस डॉक्यूमेंट को आपको लिंक करना है उसका नाम हम यहाँ पर href में लिखते हैं। सपोज 1.html नाम का कोई फाइल खुलेगा आपका, ठीक है, कब, जब आप इमेज पर क्लिक करोगे। तो ये दोनों एट्रीब्यूट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इनके बिना आप एंकर टैग और इमेज को यूज नहीं कर सकते हो। कुल मिला के हमें बात ये समझ में आई। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको यहाँ पर इमेज पर हाइपरलिंक क्रिएट करना है, तो मतलब ए टैग में आपको href में उस फाइल का नाम लिखना है जो इमेज पर खुलेगी, इमेज पर क्लिक करने के साथ, और टेक्स्ट की जगह आपको क्या मेंशन करना है, इमेज का पूरा टैग यूज कर लेना है जिसमें कौन सी इमेज आपको क्रिएट करनी है, जिस पर लिंकिंग करना है। तो कुल मिला के एंकर टैग, इमेज टैग कुछ इस सीक्वेंस में यूज होंगे। तो पहले वाले में तो पहले इमेज टैग यूज कर लिया और वो भी गलत तरीके से यूज किया है, तो ए इज रॉन्ग। सेकेंड ऑप्शन देखो, ए टैग यूज किया, यस वेरी गुड, ए टैग पहले आएगा, लेकिन देखो उसको पहले ही क्लोज कर दिया, दिख रहा है आपको ऑप्शन। बाकी सब चीजें सही लिखी है बट पहले ही उसको क्लोज कर दिया, तो ये भी हो गया आपका रॉन्ग, क्योंकि जो एट्रीब्यूट यूज किए जाते हैं तो टैग स्टार्ट होता है और एट्रीब्यूट के बाद ही टैग एंड होता है, ये हमें पता है। थर्ड ऑप्शन देखो,
ए टैग यूज किया, href इक्वल्स टू इमेज डॉट जिफ, इमेज डॉट जिफ वाली फाइल खुलेगी, ठीक है। इमेज टैग का यूज कर लिया, ट्राई डॉट html वाला आपका जो भी इमेज होगा वो शो होगा, और एंकर टैग को क्लोज कर दिया। दिस इज द करेक्ट वे, ठीक है। और नेक्स्ट वाला देखो, imgsr से यहाँ सिर्फ इमेज शो होगी, इमेज पर हाइपरलिंक करना है तो आपको ए टैग आगे स्पेसिफाई करना है। सो बात मेरी समझ में आ गई, क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर? सी। ओके, नेक्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर 11 और 12, 10 क्वेश्चन तक तो हमने देख लिया, एमसीक्यूज थे प्रॉपर। 11 12 में एमसीक्यू का थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया, मतलब 11 12 क्वेश्चन आपको असर्शन रीजन बेस्ड मिलेंगे। सो इस बार से बोर्ड एग्जाम में कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट का जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा उसमें आपको असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर तक नहीं आते थे। असर्शन और रीजन क्या होता है? आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, एक असर्शन दिया होगा, वो असर्शन सही है या गलत है ये पता करना है, फिर उसका रीजन भी दिया रहेगा और ये पता करना है कि वो रीजन असर्शन पर बेस्ड है या नहीं है, मतलब जो रीजन दिया हुआ है वो उस स्टेटमेंट का रीजन एक्चुअल में है या नहीं है। तो दो चीजें आपको पता करनी है। जब ये दो चीजें पता हो जाएंगी तब आप इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो बता पाओगे। तो डायरेक्शंस क्या होगी असर्शन रीजन को सॉल्व करने की? कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए होंगे उसमें आपको दो स्टेटमेंट मिलेंगे, एक असर्शन होगा दूसरा रीजन होगा। दोनों असर्शन रीजन को बहुत ध्यान से पढ़ना और फिर आपको करेक्ट आंसर इस तरीके से मिलेगा, तो आपको टिक मार्क करना है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Both assertion and reason are true and R is not correct explanation of A. A is true, R is false, A is false and R is true. तो जो भी आप assertion reason देखोगे उसको ध्यान से पढ़ोगे तो दो चीजें आपको पता कर लेनी है जिसके बेसिस पे आप इनका आंसर कर पाओगे। क्या पता कर लेना है? असर्शन और रीजन। सबसे पहले तो ये देखना है कि असर्शन ट्रू है या फॉल्स है, रीजन ट्रू है या फॉल्स है। यदि इफ दोनों ट्रू होते हैं, दोनों ट्रू होते हैं, जब दोनों ट्रू हो गए तो ये देखना कि ये जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। ये जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो दो चीजें आपको एनालाइज करनी है कि दोनों ट्रू दिए हैं, दोनों फॉल्स दिए हुए, एक ट्रू दिया हुआ एक फॉल्स दिया हुआ है, एक फॉल्स है एक ट्रू दिया हुआ है, ये पता कर लिया आपने। फिर यदि दोनों ट्रू हुए तो जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। ओके, ये आपने एनालाइज कर लिया तो आप इस क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। अब क्वेश्चन कैसा होगा? कुछ इस तरीके से। 11th क्वेश्चन असर्शन दिया हुआ है, एम्प्टी एलिमेंट्स आर आल्सो रिफर्ड टू एज वॉइड एलिमेंट्स। अब एम्प्टी एलिमेंट मतलब HTML की बात हो रही है, मतलब आपके जो हम बोले एम्प्टी जो टैग्स होते हैं उन्हीं को एम्प्टी एलिमेंट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लूँ मैं, BR टैग, लाइन ब्रेक टैग सभी को पता है ना, जिसका कोई एंडिंग टैग नहीं होता है, जिसका कोई एंडिंग टैग नहीं होता है, जो कोई भी टेक्स्ट को कंटेन नहीं करता है। यहाँ पे कोई टेक्स्ट नहीं होगी, जो इसके पहले टेक्स्ट लिखी होगी ना उसके आगे यदि आपने BR टैग लगा दिया तो लाइन ब्रेक हो जाएगी, है ना। सो ये जो टैग्स होते हैं एम्प्टी टैग्स, इन्हें हम कंटेनर टैग्स नहीं कहते हैं, ये कोई टेक्स्ट कंटेन नहीं करते हैं, एम्प्टी होते हैं, इसीलिए हम इसे वॉइड एलिमेंट के नाम से जानते हैं। वॉइड मतलब खाली, जिसमें कोई टेक्स्ट नहीं है, जो कोई कंटेंट नहीं है। राइट, मेरी बात समझ में आ गई? जिसमें BR टैग्स का एग्जाम्पल है। तो पहला असर्शन तो हमें क्या पता चल रहा है कि भाई ट्रू लिखा हुआ है, ये हमने पहला जो ऑब्जर्वेशन था वो देखा कि असर्शन इज ट्रू। ओके, अब देखते हैं रीजन, क्योंकि पूरी कहानी बेस्ड है अब रीजन पर। Empty elements are the tags which do not require a closing tag, for example BR and HR tag। बात तो यहाँ भी सही लिखी है कि जो empty tags होते हैं जिसकी बात ऊपर असर्शन में की जा रही है, असर्शन में जिस empty tag के बारे में बताया है वो tags डू नॉट रिक्वायर क्लोजिंग टैग, इसमें किसी तरीके की क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती है। जैसे पैराग्राफ टैग की बात करें तो इसे हमें क्लोज करना पड़ता है ना, इस तरीके से जो BR टैग होता है उसे क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है, ये एम्प्टी टैग होता है। एग्जाम्पल में BR HR लिखा है, HR मतलब हॉरिजॉन्टल रूलर, लाइन खींचने के लिए जिसका यूज करते हो, BR मतलब लाइन ब्रेक करना। तो हमने क्या एनालाइज कर लिया कि भाई असर्शन तो ट्रू है और रीजन में भी असर्शन के बारे में ही बता रहे हैं कि एम्प्टी एलिमेंट जिसे हम वॉइड एलिमेंट कहते हैं भाई वो एलिमेंट होते हैं जिनमें क्लोजिंग टैग नहीं होता और उनके एग्जाम्पल भी बाकायदा दिए हुए हैं, तो ये भी ट्रू है। अब ये तो हमने एनालाइज कर लिया कि दोनों ट्रू है। अब दूसरी चीज जो एनालाइज करना है वो ये है कि रीजन जो दिया हुआ है क्या वो असर्शन का ही है, इसी असर्शन के लिए ही दिया है। सो यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो एम्प्टी एलिमेंट की बात हो रही है और नीचे भी आपके एम्प्टी एलिमेंट की ही बात हो रही है और एम्प्टी एलिमेंट के ही बारे में बताया जा रहा है कि एम्प्टी एलिमेंट वो एलिमेंट है जिनमें क्लोजिंग टैग नहीं होता है, जिन्हें हम वॉइड एलिमेंट के नाम से जानते हैं, जैसे BR एंड HR टैग।
सो दोनों आपके जो असर्शन रीजन है ट्रू है और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू. दोनों ए आर ट्रू है और आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो ए इज द करेक्ट आंसर. बी क्या बोला था? नॉट करेक्ट, तो ये रॉन्ग हो गया. ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ये भी रॉन्ग. ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, तो ये भी रॉन्ग. सो होप आपको ये असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन समझ में आया. नेक्स्ट देखते हैं 11th अब 12th. ओके, सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन. 11 और 12 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, ध्यान रखना. और दोनों आपको HTML से ही पूछे जाएंगे. HTML चैप्टर से ही असर्शन रीजन पूछा जाएगा. एक बात ध्यान रखना है आपको, पूरे जो आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर होने वाला है, ये जितने भी सैंपल पेपर या CBSE का जो सैंपल पेपर आया है उसमें HTML से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है HTML. ठीक है, ध्यान रखना है. सो HTML1 HTML2 जितना हमने पढ़ा है वो आपको बहुत ध्यान से समझना है. प्रैक्टिकल के साथ मैंने समझाया है. सेकंड क्वेश्चन है, इमेजेस कैन बी इंसर्टेड इन अ वेब पेज बाय यूजिंग IMG टैग एंड SRC एट्रीब्यूट ऑफ द इमेज टैग. इमेजेस को आप इंसर्ट कर सकते हो वेब पेज में IMG टैग की मदद से और SRC एट्रीब्यूट की मदद से. सो ये तो बिल्कुल ट्रू है कि भाई इमेज टैग का यूज करना होता है तो बिना SRC एट्रीब्यूट के हम यूज नहीं करते, जिसमें हम फाइल को मेंशन करते हैं, किस इमेज फाइल को आपको शो करवाना है. ओके, अब रीजन देख लेते हैं. SRC stands for source. The value of the SRC attribute is the location or address of the image you want to display on your page. Yes, ये भी ट्रू लग रहा है कि SRC का मतलब सोर्स होता है, इसका फुल फॉर्म यही होता है. जो वैल्यू होती है SRC एट्रीब्यूट की वो लोकेशन होती है, एड्रेस होता है इमेज का जिसे आपको डिस्प्ले करवाना है और जिसे हमें वेब पेज पर डिस्प्ले करवाना है. तो दोनों ट्रू लग रहे हैं, बट यहाँ पर ये आपको आइडेंटिफाई करना है क्या आर जो रीजन है वो असर्शन का है करेक्ट एक्सप्लेनेशन या नहीं है. सो यहाँ पे इमेज टैग की बात हो रही है, जो पहले ही इमेज टैग के बारे में समझा दिया है, सब कुछ यही लिख दिया है. बाद में तो SRC एट्रीब्यूट की बात हो रही है, इमेज टैग का कोई नामो निशान नहीं है, यहाँ SRC एट्रीब्यूट की बात हो रही है. तो दोनों लिखे तो ट्रू है, लेकिन रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो बी इज द करेक्ट आंसर. मेरी बात समझ में आ गई? दोनों क्वेश्चन बहुत शानदार लिए हुए हैं और बहुत अच्छे से आपको डिफरेंस अब क्लियर हो गया होगा. ओके, क्या समझाया मैंने कि यहाँ पर SRC एट्रीब्यूट की बात हो रही है, यहाँ इमेज टैग की बात हो रही है. ठीक है, यदि यहाँ पर भी इमेज टैग के बारे में और डिटेल में समझाया होता कि क्यों SRC एट्रीब्यूट को यूज किया जाता है इमेज टैग में, तब हम बताते हैं कि रीजन जो है वो करेक्ट है. राइट, सो रीजन यहाँ पर नॉट करेक्ट है, बाकी दोनों ट्रू हैं. बोथ ए एंड आर ट्रू. फाइन, होप यू अंडरस्टैंड बोथ द क्वेश्चंस. नाउ सेक्शन बी पर आ गए हम. अब सेक्शन ए हमें अच्छे से क्लियर है किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस पूछे. होप यू अंडरस्टैंड दैट. नाउ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन बी, जिसमें आपको 7 क्वेश्चंस मिलेंगे 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग. 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चंस बनते हैं मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, डिफाइन टेलनेट एंड रिमोट लॉगिन. तो 1 मार्क के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर दोनों क्वेश्चंस को लिखकर आना है. मतलब एक एक दो लाइन में आपको इनको नॉर्मली डिफाइन करना है. टेलनेट क्या हो गया? टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क एक प्रोटोकॉल होता है. सो इट इज अ प्रोटोकॉल दैट फैसिलिटेट्स रिमोट लॉगिन ऑन अ कंप्यूटर. कंप्यूटर पे जब आप रिमोट लॉगिन करना चाहते हो, मतलब सर्वर पर लॉगिन करना चाहते हो, सर्वर पर स्टोर इन्फॉर्मेशन को देखना चाहते हो, तो यहाँ पर हम टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज करते हैं. ओके, अब ये हमने डिटेल में समझा है, इसका प्रैक्टिकल भी किया हुआ है लास्ट सेकंड चैप्टर में, जो इंटरनेट वेब सर्विसेज हमने पढ़ा था वहां पर ही. सेकंड, रिमोट लॉगिन. रिमोट लॉगिन क्या होता है? रिमोट लॉगिन और रिमोट एक्सेस इज द एबिलिटी टू गेट एक्सेस टू अ कंप्यूटर और अ नेटवर्क फ्रॉम डिफरेंट कंप्यूटर. डिफरेंट कंप्यूटर से यदि आप किसी और कंप्यूटर को, रिमोट कंप्यूटर को जो कि सर्वर में कनेक्टेड है, नेटवर्क में कनेक्टेड है, सर्वर से कनेक्टेड है, उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, है ना, लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू, तो उसे हम कहते हैं रिमोट लॉगिन. ओके, सो दोनों की डेफिनेशन जस्ट आपको यहाँ पर लिखनी है, 2 मार्क के अकॉर्डिंग, 1 मार्क के अकॉर्डिंग लिख कर आना है. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज सर्च इंजन? सर्च इंजन क्या होता है? एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल. अगेन आई एम टेलिंग 1 मार्क का डेफिनेशन होगा सर्च इंजन का, 1 मार्क का एग्जाम्पल होगा. तो 2 एग्जाम्पल, ज्यादा से ज्यादा 2 एग्जाम्पल तो लिख कर ही आना. 2 मार्क के क्वेश्चन में एग्जाम्पल पूछे तो आपको कम से कम 2 लिख कर आने हैं. हाफ ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल होंगे, 1 मत लिख कर आना, मार्क्स कट जाएगा. फाइन. सो सर्च इंजन क्या होता है? नेट सर्फिंग करते हैं हम सभी, गूगल पे जाते हैं, सबसे पहले जो हमें कहीं नहीं मिलता वो हमें गूगल पे मिलता है. राइट, तो गूगल पे आप टाइप करते हो और उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है हाइपर लिंकिंग के फॉर्मेट में.
फाइन। सो सर्च इंजन क्या हुए, वही हुए जहां पे आप नेट सर्फिंग कर सकते हो, अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी क्वेरी के आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। तो सर्च इंजन वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, है ना, वो टूल होते हैं जिसकी मदद से आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो इंफॉर्मेशन को अकॉर्डिंग टू गिवन कीवर्ड्स। जो भी आप लिखते हो वो गिवन कीवर्ड्स होते हैं। सर्च इंजन्स इनेबल द यूजर्स टू फाइंड इंफॉर्मेशन एंड वेबसाइट्स ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट और यूज टू दैम। ठीक है, अब क्या पॉपुलर सर्च इंजन्स हैं यहाँ पर, गूगल, याहू, बिंग, ये क्या हो गए आपके सर्च इंजन के एग्जाम्पल हो गए। गूगल क्रोम देखा है आपने, वेब ब्राउजर होता है, उसी का गूगल कंपनी का गूगल सर्च इंजन होता है। इस तरीके से होते ही सर्च बार जहाँ पे आप सर्च करते हो, राइट, अपने टेक्स्ट को लिखकर। ऐसे याहू होता है, बिंग होता है, याहू का याहू सर्च होता है, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग होता है। ओके, नेक्स्ट 14th क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी। देखो चॉइस बताया था मैंने कैसे मिलना है, तो 2 मार्क के क्वेश्चन से आपको चॉइस मिलना शुरू होगी, जिसमें 14th नंबर के क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। और में मतलब 14th का या तो और के अबव क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या और का बिलो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, राइट। तो 14th का और का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। अगेन देखो क्वेश्चन डिसएडवांटेज पूछा है, कुल मिलाकर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स का डिसएडवांटेज, है ना। सो यहाँ पे 2 मार्क का क्वेश्चन है, 4 ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम 4, मिनिमम 2, तो लिख कर ही आना। ओके, क्या हो सकती हैं प्रॉब्लम्स जो आप देखते हो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट से। वायरस अटैक हो सकता है सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स में कुछ ऐसे फर्जी एडवर्टीजमेंट्स आ गए, या कुछ ऐसे हम बोल सकते हैं सोशल मीडिया अकाउंट होते हैं, कुछ ऐसे फ्रेंड्स फॉलोअर्स भी होते हैं आपके जो वायरसेस के फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है। तो वायरस अटैक कर सकते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन को हैक कर सकते हैं। साइबर ब्लैकमेलिंग, साइबर बुलिंग जैसे केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। ऑनलाइन प्रीडेटर्स होते हैं। इल्यूजन ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का भी कोई खास हम बोल सकते हैं कि प्रॉपर नहीं होता है, राइट। सिक्योरिटी यदि आपको मेंटेन रखनी तो आपको जो आपका सोशल मीडिया वेबसाइट है उसका पासवर्ड स्ट्रांग रखना होता है। यूजर आईडी पासवर्ड ऐसा रखो कि कोई इजीली उसको हैक ना कर सके, राइट। मतलब कैरेक्टर्स रखो, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, कुछ डिजिट्स एंड ऑल, राइट। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एडिंग इमेजेस इन अ वेब पेज। वेब पेज में इमेज को ऐड करने का क्या इंपॉर्टेंस है। HTML में इमेज टैग का यूज करते हो आप, इमेज को ऐड करते हो आप बहुत इजीली, यस, बहुत सही। लेकिन ये इमेज क्यों ऐड की जाती है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। इसका इंपॉर्टेंस आप सभी को बहुत अच्छे से क्लियर है कि कोई भी चीज़ यदि आपको एक पैराग्राफ के फॉर्मेट में, एक थ्योरी फॉर्मेट में लिखी दे दी जाए तो क्या आप उसे इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हो। कहीं ना कहीं वो बिल्कुल कम इंटरेस्टेड होता है पार्ट, पढ़ना कोई पसंद नहीं करता। लेकिन वही चीज़ इमेज के फॉर्मेट में, ग्राफिक्स के फॉर्मेट में आपके सामने हो तो हमें ज़्यादा इजीली वे में समझ में आती है। सो दिस इज द बिगर एग्जाम्पल, बिगर एडवांटेज ऑफ इमेज ना। सो इमेज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू एनहांस द अपीयरेंस ऑफ अ वेब पेज। वेब पेज का अपीयरेंस बढ़ता है, टू ग्रैब द अटेंशन टू द व्यूवर्स। जो भी व्यूवर्स हैं वेबसाइट को देख रहे हैं उनका अटेंशन बढ़ता है, राइट। इमेजेस ऑल्सो हेल्प इन डिपिक्टिंग और इलिस्ट्रेटिंग मेनी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स in simple way on our web page. Images can be inserted in a web page by using the img tag and src attribute of the image tag. Okay, so graphical user interface जो होता है ना, इमेज के थ्रू, ग्राफिक्स के थ्रू ही मिलता है हमें। सो इमेजेस यदि वेब पेज में होती है, वेबसाइट्स में होती है, तो हमें सारी चीज़ें मोर क्लियर हो जाती है, क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। कुछ चीज़ें जो आपको पढ़कर समझ नहीं आती वो हमें इमेजेस देखकर क्लियर हो जाती है ना। ऑडियो वीडियो जो होती है वो भी मोर ज़्यादा क्लियर करती है हमारी चीज़ों को, राइट। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 16, डिफाइन ट्रेडमार्क। अगेन साइबर एथिक्स का क्वेश्चन है ये। ट्रेडमार्क क्या होता है। ट्रेडमार्क किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी का लोगो होता है, राइट, जिसे हम ट्रेडमार्क कहते हैं। सो यहाँ पे देखो, अ लोगो और अ सिंबल दैट इज प्रिंटेड ऑन बिजनेस आइटम्स टू मेक इट एक्सक्लूसिव इज नोन एज ट्रेडमार्क। ओके, कभी कभी कोई चीज़ें ऐसी होती है ना जिसको आप नहीं पहचानते हो, लेकिन उसका लोगो देखकर आप पहचान जाते हो कि हाँ ये इस कंपनी का है या ये इस ऑर्गेनाइजेशन का है, राइट। सो अ ट्रेडमार्क इज वैलिड फॉर 10 ईयर्स एंड कैन बी रिन्यूड आफ्टर दैट। 10 ईयर्स के लिए ये लोगो वैलिड होता है, उसके बाद हमें इसे रिन्यू करवाने की नीड होती है। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सप्लेन द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिंक टैग इन डिटेल। लिंक टैग के, लिंक टैग सभी को पता है ना, हेड टैग में एक लिंक टैग भी होता है, जैसे टाइटल टैग होता है बिल्कुल उसी तरीके से हम लिंक टैग का भी यूज करते हैं, और हेड टैग में आप स्टाइल टैग को भी यूज कर लेते हो, फाइन। सो ये 3 टैग हैं जो किसके अंदर लिखे जाते हैं, हेड टैग के अंदर लिखे जाते हैं। ओके, हेडर सेक्शन में आते हैं HTML डॉक्यूमेंट के। सो यहाँ पे टाइटल टैग में टाइटल मेंशन करते हो, स्टाइल टैग में जब आप कैस्केडिंग स्टाइल शीट बनाते हो, सिलेक्टर प्रॉपर्टीज का यूज करते हो तो वो स्पेसिफाई करते हो। लिंक टैग में जब आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स बनाते हो तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स को आपको लिंक करना होता है ना, तो लिंक टैग की मदद से हम उन्हें लिंक कर पाते हैं। किसी और अदर डॉक्यूमेंट को यदि अपने HTML डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करना है बेसिकली,
तो हम वो लिंक टैग में मेंशन करते हैं। अब लिंक टैग के एट्रीब्यूट क्या हुए, कैसे मेंशन करते हो आप? तो सबसे पहला एट्रीब्यूट होता है लिंक टैग का टाइप एट्रीब्यूट ऑफ लिंक टैग हैज वन एट्रीब्यूट दैट इज टाइप, इट हैज द वैल्यू टेक्स्ट ऑब्लिक CSS, कि आप किस टाइप की फाइल को लिंक करना चाहते हो HTML डॉक्यूमेंट के साथ, टेक्स्ट टाइप की फाइल है या CSS टाइप की फाइल है। द वैल्यू स्पेसिफाई द स्टाइल शीट लैंग्वेज एज अ कंटेंट टाइप, फॉर एग्जांपल लिंक टाइप सिंगल या डबल इन्वर्टेड में टेक्स्ट ऑब्लिक CSS। दूसरा एट्रीब्यूट देखो href एट्रीब्यूट। href एट्रीब्यूट में यहाँ तो हमने टाइप बताया कि किस टाइप की फाइल को आपको लिंक करना है, अब फाइल का पाथ क्या है, कौन सी फाइल है जिसको आपको लिंक करना है, उसका नाम मेंशन करते हैं href में, जैसे एंकर टैग में href बताते हैं, बिल्कुल वैसे ही। सो अनदर एट्रीब्यूट ऑफ लिंक टैग इज href एट्रीब्यूट, इट स्पेसिफाइज द स्टाइल शीट फाइल कंटेनिंग द स्टाइल रूल्स, इट एक्सेप्ट द URL, क्या स्पेसिफाई करते हैं यहाँ पर आप, URL of .css फाइल टू बी लिंक्ड एज द वैल्यू। ओके, सो लिंक टैग का मतलब समझ में आ गया, इसे हमने एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स में यूज किया है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, नेम द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू HTML। अब HTML के रेस्पेक्ट में आपको बताना है जो लिखा हुआ है उसके लिए क्या एट्रीब्यूट, क्या टैग यूज होते हैं। तो फर्स्ट दिया हुआ है एट्रीब्यूट फॉर चेंजिंग बुलेट टाइप ऑफ लिस्ट टैग। लिस्ट टैग का बुलेट यदि आपको चेंज करना है तो उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हो, मतलब कि यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है यूएल टैग के बारे में। यूएल टैग मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। जब अनऑर्डर्ड लिस्ट यदि आपको क्रिएट करना है, मतलब कि इसमें आप क्रिएट करते हो डिफॉल्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट को इस तरीके से, सपोज आपने एलआई टैग में लिखा है स्टूडेंट्स के नाम, राइट, राम, एलआई टैग क्लोज कर दिया, देन श्याम, आपने 2 नाम लिखे हैं, फाइन। अब इससे क्या क्रिएट होगा, डिफॉल्ट जब आपने ऐसा लिखा तो बुलेट्स में 2 लिस्ट क्रिएट हो जाएंगी, मतलब लिस्ट क्रिएट होगी बुलेट्स के साथ राम और श्याम। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पे उस एट्रीब्यूट का नाम बताना है जो बुलेट टाइप को, आप इस टाइप को यदि चेंज करना चाहते हो, इसे यदि चेंज करना चाहते हो तो इसके लिए हम जिसका यूज करते हैं एट्रीब्यूट का, वो एट्रीब्यूट होता है टाइप। मतलब आप क्या चाहते हो कि बुलेट शो ना हो, बुलेट्स की प्लेस पर कुछ इस तरीके से स्क्वायर शो हो जाए या डिस्क शो हो जाए, सर्कुलर डिस्क शो हो जाए। सो इसके लिए हम टाइप एट्रीब्यूट यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे टाइप एट्रीब्यूट को, कुछ इस तरीके से यूज करेंगे। देखो टाइप एट्रीब्यूट को आप यूज करोगे यहाँ पर इस तरीके से लिख के, टाइप इज इक्वल्स टू, टाइप में सपोज आपको स्क्वायर शो करना है बुलेट्स की जगह पर, तो यहाँ पर ये टाइप एट्रीब्यूट यूज हो जाएगा। फाइन, नेक्स्ट देखो एलिमेंट टू क्रिएट अ हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए हम एंकर टैग का यूज करते हैं। इस तरीके से एंकर टैग लिखा जाता है। क्या होता है इसका करेक्ट सिंटेक्स, a इज इक्वल्स टू href एट्रीब्यूट के साथ यूज करते हो, यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट का नाम लिखते हो, ठीक है, डॉक्यूमेंट का नाम लिखते हो डॉट लगाकर, जो भी डॉक्यूमेंट आपका HTML या जिस भी फॉर्मेट में होगा, देन यहाँ पर आपको जिस पर हाइपरलिंक क्रिएट करना है, सपोज क्लिक पर हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो वो लिख दिया। इस तरीके से आप हाइपरलिंक एंकर टैग की मदद से क्रिएट कर सकते हो। फाइन, समझ में आ गया अच्छे से। तो कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है और क्या बताना है, एट्रीब्यूट भी पूछे जा सकते हैं, टैग भी पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 18th क्वेश्चन अगेन और में, 14th देख लिया और में, 18th भी और में दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो 18th के और में क्या पूछा है आपसे, कंसीडर द फॉलोइंग HTML स्टेटमेंट। अगेन HTML वाला क्वेश्चन है ये और में आपका। HTML स्टेटमेंट दिया है, बॉडी टेक्स्ट इक्वल्स टू ब्लू, बॉडी टेक्स्ट का कलर जो होगा वेब पेज में जितनी भी टेक्स्ट दिखेंगी वो ब्लू कलर की दिखेंगी। बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू flower डॉट JPG। मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको कि एक वेब पेज होगा, उस वेब पेज में जो बैकग्राउंड इमेज होगी वो बैकग्राउंड इमेज किसी फ्लावर की होगी। ठीक है, क्या बताया यहाँ पे कि जो बैकग्राउंड इमेज होगी वो पीछे किसी फ्लावर की होगी, और इस पर जो टेक्स्ट लिखा होगा, जो भी टेक्स्ट लिखा होगा, सपोज लिखा है हेलो वेलकम लाइक दिस, तो वो किस कलर से लिखा होगा, ब्लू कलर से लिखा होगा। तो टेक्स्ट आपका ब्लू होगा और बैकग्राउंड इमेज जो है वो आपकी बैकग्राउंड में एक इमेज होगी। तो बैकग्राउंड एट्रीब्यूट से हम बैकग्राउंड इमेज सेट करते हैं, और बीजी कलर से आप क्या करते हो, बीजी कलर से आप बैकग्राउंड कलर सेट करते हो। इतना हमें समझ में आ गया। इन द अबव स्टेटमेंट व्हाट इज मीन्ड बाय टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड। तो यहाँ पे टेक्स्ट और बैकग्राउंड का क्या मतलब है ये आपको बताना है। सो अगेन दोनों क्या होगा, आपके दोनों एट्रीब्यूट है। किसके एट्रीब्यूट है, बॉडी टैग के। तो द टेक्स्ट एट्रीब्यूट विल मेक द टेक्स्ट अपीयर इन ब्लू कलर ऑन द वेब पेज, जैसा मैंने बताया अभी, और बैकग्राउंड एट्रीब्यूट विल सेट द इमेज flower डॉट JPG एज बैकग्राउंड ऑफ द वेब पेज। सो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये आपका अगेन सेक्शन भी, मतलब 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछा है, क्या कि बॉडी टैग के एट्रीब्यूट को एक्सप्लेन करो कुल मिला के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, राइट एन HTML प्रोग्राम ऑफ सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट दैट एक्सेप्ट्स फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। क्या क्वेश्चन है यहाँ पर आपका? क्वेश्चन है आपका HTML फॉर्म से रिलेटेड। एक आपको HTML प्रोग्राम लिखना है, कोड लिखना है, जिसमें यूजर सिंगल लाइन इनपुट करेगा। फॉर्म की मदद से ही आप इनपुट करते हो, HTML फॉर्म क्रिएट करते हो, उस फॉर्म की मदद से आप इनपुट कर सकते हो वैल्यूज को। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम इनपुट करना है, तो उसके लिए आप क्या कोड लिखोगे? तो जैसे कि आपको यहाँ पर आउटपुट में शो हो रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, दो लेबल क्रिएट कर लिए और दो हमने टेक्स्ट बॉक्सेस क्रिएट कर लिए जहां पे यूजर फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर करेगा। और ये जो क्रिएट किया है हमने HTML फॉर्म टैग की मदद से क्रिएट किया है। फॉर्म टैग में, इनपुट टैग में आप इन चीजों को मेंशन करते हो। कैसे? कोड कुछ इस तरीके से, हेड टैग, टाइटल टैग में आपने लिख दिया वेब पेज का टाइटल, एग्जांपल ऑफ टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, टाइटल टैग क्लोज, हेड टैग क्लोज। बॉडी टैग में आपने यूज कर लिया किसका? फॉर्म टैग का। दिख रहा है फॉर्म टैग? फॉर्म टैग में आपने पहले लेबल लिखा फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम में फिर आपने यूज किया इनपुट टैग, जिसमें टाइप आप बता रहे हो कि ये जो टाइप होगा जिसमें वैल्यू इनपुट होगी वो होगा एक टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो टेक्स्ट नेम होगा इस टेक्स्ट बॉक्स का फर्स्ट नेम, फिर आपने इनपुट टैग को क्लोज कर दिया। ये आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, क्लोज भी कर सकते हो। लाइन ब्रेक होगी तो नेक्स्ट लाइन में आपको लास्ट नेम दिख रहा है। अगेन इनपुट टैग में हमने टाइप बताया टेक्स्ट, तो ये सेकंड टेक्स्ट बॉक्स बना जिसका नाम आपने बताया है लास्ट नेम। फॉर्म टैग क्लोज कर दिया, बॉडी टैग क्लोज, HTML क्लोज। सो है ना इजी। कुल मिला के इतना भी यदि आप लिख कर आओगे ना, इतना भी यदि आप लिख कर आओगे कोड, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। या प्रॉपर फॉर्मेट में, एक HTML फॉर्मेट में लिख कर आओगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। साथ में आउटपुट जरूर बता के आना, अच्छे मार्क्स चाहिए तो। ओके, सो बात समझ में आ गई। नेक्स्ट सेक्शन C, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 19 तक 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। 2 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन पूछे हैं वो हमें समझ में आ गया। 14th और 18th क्वेश्चन में चॉइस मिलेगी, ये भी हमें क्लियर हो गया है। सेक्शन C में आपको मिलेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि होंगे 3 मार्क के अकॉर्डिंग। 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलना है 3 मार्क के अकॉर्डिंग। अब कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, कौन से चैप्टर से बनेंगे वो देख लेते हैं। सेक्शन C का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज डिजिटल यूनाइट? अगेन साइबर एथिक का क्वेश्चन। मेंशन द मेजर्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन डिजिटल डिवाइड एंड डिजिटल यूनाइट। डिजिटल यूनाइट क्या होता है? डिजिटल यूनाइट क्या होता है? मतलब कि जब जितनी भी पॉपुलेशन है, जितने भी लोग हैं, वो डिजिटली वर्क कर रहे हैं कि यूनिटी के फॉर्मेट में जितनी टेक्नोलॉजी है इंटरनेट पर बेस्ड, उस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, वेब सर्विसेज को एक्सेस कर पा रहे हैं, डिजिटली यूनाइट कहलाता है। कि सोसाइटी में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि वो ऑनलाइन वर्क नहीं कर रहा है या इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पा रहा है, हर एक बंदा यूज़ कर पा रहा है, दैट इज डिजिटल यूनाइट। मेंशन द मेजर टू ब्रिज द गैप बिटवीन डिजिटल डिवाइड एंड डिजिटल यूनाइट। अब डिजिटल डिवाइड का क्या मतलब हुआ, डिजिटल यूनाइट से कैसे ये डिफर कर रहे हैं, इसके बीच में क्या गैप है बेसिकली। तो डिजिटल डिवाइड मतलब आज भी कई ऐसे विलेजेस हैं, कुछ ऐसे विलेजेस हैं जहां पर इंटरनेट टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाई है, वहां के लोग ऑनलाइन वर्क नहीं कर पा रहे, ऑनलाइन वेब सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो उसे हम डिजिटल डिवाइड कहेंगे। कहीं ना कहीं वो पिछड़े हुए हैं, राइट। सो इसको कैसे कम किया जा सकता है? सो यहाँ पे देखो, डिजिटल यूनाइट रिफर्स टू अ सोसाइटी वेयर एवरीवन वुड बी स्किल्ड एंड इक्विप्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ वेरियस ICT सर्विसेज। ICT मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, राइट। तो इसे जब हर एक बंदा यूज कर पा रहा है, मतलब हर एक बंदा स्किल्ड है, उसे समझ रहा है, ठीक है। एवरीवन वुड बी एबल टू एक्सेस द इंटरनेट इवन इन रूरल और रिमोट एरियाज, ठीक है। चाहे वो रूरल एरिया में हो या रिमोट एरियाज में हो, ओके, शहर में हो या किसी विलेज में हो, वो एक्सेस कर पा रहा है, ठीक है। पीपल विल बी एजुकेटेड इनफ टू यूटिलाइज टेक्नोलॉजी। वहाँ के लोग आजकल इतने एजुकेटेड हो गए हैं कि टेक्नोलॉजी को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे वेब सर्विसेज को एक्सेस करना है, उन्हें पता है। तो इसी को बेसिकली हम डिजिटल यूनाइट कह रहे हैं। अब द गैप बिटवीन द डिजिटल डिवाइड एंड डिजिटल यूनाइट मस्ट बी कवर्ड यूजिंग दी फॉलोइंग मेजर्स। अब कुछ ऐसे जो विलेजेस हैं या कुछ ऐसे जो लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, वाकई में जो टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पा रहे, जिनके पास आज भी मनी की कमी है, वो लैपटॉप PC मोबाइल फोन को नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो वो डिजिटल डिवाइड की कैटेगरी में आएंगे, राइट। सो उसके लिए क्या डिफरेंसेस हैं, उसे कैसे पूरा किया जा सकता है। सो फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ लिखना है, फॉर मेकिंग दिस पॉसिबल बोथ द पीपल एंड द गवर्नमेंट शुड वर्क टुगेदर। जब वो पीपल जो लिटरेट है, जो मनी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर पा रहे, वो और गवर्नमेंट एक साथ मिलकर काम करें। पीपल शुड यूज सच टूल्स to educate themselves and not feel hesitate about learning and using new technologies, तब ये पॉसिबल हो सकता है।
Government should work on providing basic education and basic infrastructure for using such technologies to all people so that maximum people can get the benefits of technology. तो आज देखा जाए तो गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स या बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स उन्होंने निकाली हैं, हर एक पर्सन तक एजुकेशन पहुंचे, वो हर एक पर्सन मोबाइल, लैपटॉप, पीसी की मदद से इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज को एक्सेस कर पाए। उसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे कदम उठा रहे हैं जो हम देख रहे हैं आजकल। फाइन, सो हर एक पर्सन लिटरेट हो, किसी तरीके का इलिटरेसी उसके अंदर ना हो, एजुकेटेड हो, कोई हेजिटेट ना हो सर्विसेज को यूज़ करने के लिए। यही सारे गवर्नमेंट्स को एक्शन लेने चाहिए, ओके, और पीपल्स को भी इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। तो बेसिकली यही 2 पॉइंट आपको यहाँ पर लिख कर आने हैं। सो कुल मिला के क्वेश्चन समझ में आ गया। अब प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें डिजिटल यूनाइट आपका 1 मार्क का था और जो 2 पॉइंट थे वो 1 मार्क के थे, इसलिए इस क्वेश्चन को 3 मार्क के अकॉर्डिंग लिखा गया है। फाइन, क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा है, एक्सप्लेन एनी 6 एलिमेंट्स ऑफ ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट के 6 एलिमेंट आपको बताने हैं। अब क्या होते हैं 6 एलिमेंट? ईमेल कंपोज करना, जैसे मैंने बताया कंपोज बटन होता है, एक या प्लस का साइन होता है, उस पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कंपोज विंडो खुल जाती है जहाँ पे आप ईमेल लिखते हो। सबसे पहली चीज़ क्या खुलती है उसमें आपको पता होगा कि जब भी आप ईमेल लिखते हो तो टू फ्रॉम वाली ईमेल अकाउंट के फील्ड्स आती हैं जहाँ पे आप किसको ईमेल भेज रहे हो और किसके थ्रू भेजा जा रहा है, उनके ईमेल अकाउंट आ जाते हैं। फिर मैसेज बॉडी आप लिखते हो, देन उसके बाद में आप सेंड बटन पे क्लिक करते हो, अटैचमेंट ऐड करते हो। ये तो कंपोज मेल की बात हो गई, ठीक है। अब जैसे ही आप ईमेल लिखते हो तो आपको राइट साइड में कुछ ऑप्शंस दिखते हैं। यहाँ पे तो आपका ईमेल एरिया आ जाता है, राइट। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखते हैं जैसे कि इनबॉक्स, आउटबॉक्स, सेंट। उन्हीं पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करना है हमें, ड्राफ्ट और स्पैम, ट्रैश वगैरह। इन्हीं सारे टैब्स को, इन्हीं सारे फोल्डर्स को हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इसमें सबसे पहले इनबॉक्स की यदि बात कर लें तो इनबॉक्स फोल्डर में क्या आता है, वो सारे मेल्स आते हैं जो इनकमिंग होते हैं। मतलब कि जितने भी मेल्स आपको आए हुए हैं जो आपने रिसीव किए हैं, तो रिसीव्ड मेल इनबॉक्स में आते हैं। क्लियर है अच्छे से। आउटबॉक्स, जो मेल आपने भेजे हैं, जो आपने क्रिएट किए, कंपोज किए, सेंड किए हैं, तो मैसेज इज स्टोर्ड इन आउटबॉक्स अंटिल इट इज सक्सेसफुली सेंड टू द रिसिपिएंट। ओके, जब तक वो रिसिपिएंट तक नहीं पहुंच पाए, आप पहुंचाना चाह रहे हो और किसी रीजन से यदि मेल नहीं पहुंचता है तो वो आउटबॉक्स में स्टोर हो जाता है। सेंट मेल, इट कंटेन्स ऑल सेंट मैसेजेस, जितने भी मेल आपने भेजे हैं वो सेंट मेल में आ जाते हैं, ठीक है। ड्राफ्ट, इट कंटेन्स द मैसेजेस विच आर रेडी टू बी सेंट, जो मैसेज आप प्रिपेयर कर रहे हो, है ना, हो सकता है आपको उसको 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे बाद, कल परसों भेजना है, तो आप उसे ड्राफ्ट में सेव करके रख सकते हो। वो मेल जो रेडी है, जिसको आप कभी भी सेंड कर सकते हो, वो ड्राफ्ट में आ जाता है। ट्रैश, इट कंटेन्स डिलीटेड मैसेजेस, जो ईमेल्स आप डिलीट कर देते हो वो किस फोल्डर में जाते हैं, ट्रैश में। जैसे सिस्टम में रिसाइकल बिन होता है वैसे ही स्पैम में आ जाते हैं सारे जंक मेल्स। कुछ एडवर्टीजमेंट मेल्स भी होते हैं, कुछ वायरसेस के फॉर्मेट में भी मेल्स यहाँ पे मिलते हैं स्पैम में। तो स्पैम फोल्डर को हमें टाइम टू टाइम डिलीट करते रहना चाहिए। सो कुल मिला के इतने ऑप्शंस, इतने फोल्डर्स मिलते हैं हमें जब आप एक ईमेल को क्रिएट करते हो, अपने ईमेल अकाउंट को क्रिएट करते हो, तो वहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। फाइन, और ये सभी को अच्छे से क्लियर भी होगा, होप। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, कंपेयर HTML एंड CSS। अब HTML और CSS में क्या डिफरेंस है बेसिकली। सो HTML और CSS हमने दोनों चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़े। HTML में हमने वेब पेज को डिजाइन करना सीखा था। बेसिक HTML टैग होता है, हर एक टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको लिखने का तरीका अलग होता है। CSS में भी हम क्या करते हैं, इसी तरीके से टैग्स को सिलेक्टर्स के फॉर्मेट में, एट्रीब्यूट को प्रॉपर्टीज के फॉर्मेट में यूज करते हैं, लिखने का तरीका अलग होता है। जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि CSS में आप अपने डॉक्यूमेंट को, वेब डॉक्यूमेंट को और ज्यादा अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, डेकोरेटिव बना सकते हो, जो कि HTML में पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। CSS में आप एक वेब पेज के लिए या मल्टीपल वेब पेजेस के लिए एक पर्टिकुलर कोड लिखते हो, एक डिजाइन फॉर्मेट क्रिएट करते हो और उसको हर एक HTML वेब पेज के साथ में लिंक कर सकते हो। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दैम, ठीक है। सो पढ़ लेते हैं क्या डिफरेंस लिखा है, इसे आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो, ओके। HTML एंड CSS आर नॉट रियली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, रादर CSS is an extension of HTML। CSS क्या है, एक HTML का ही एक्सटेंशन है। HTML होगा तभी तो आप CSS फाइल्स क्रिएट कर पाओगे, राइट। तो पहला डिफरेंस तो इसका इनके फुल फॉर्म पे भी बन जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। एक्चुअली CSS इसी का एक्सटेंशन है। HTML में जो फाइल बनाते हो .html से सेव करते हो, CSS में जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाते हो .css से सेव करते हो, ओके। CSS enhances basic HTML tags and attributes and improve the presentation, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, improve the presentation of web page। कौन, CSS enhance करता है presentation। HTML pages contain HTML tags and different styles can be specified for this text using CSS। A single CSS file can be linked to many web pages। एक single CSS फाइल को many web pages के साथ लिंक कर सकते हो।
ऑल वेब पेजेस विल इंपोर्ट द स्टाइल्स ऑफ द स्टाइल शीट। सारे वेब पेजेस पर जो आपने लिंक की ना CSS फाइल, उसके जितने भी स्टाइल्स होते हैं वो इंपोर्ट हो जाते हैं। वी कैन से दैट द HTML कंटेन्स बेसिक टैग्स टू क्रिएट वेब पेजेस वेयर CSS इज एन एक्सटेंशन टू HTML as it only specifies the formatting and appearance styles of these web pages। ओके, सो समझ में आ गई मेरी बात? क्या समझाया? इसको पॉइंट वाइज भी लिख कर आ सकते हो, 3 से 4 डिफरेंस आराम से बना सकते हो इस पर बेस्ड। फाइन, नेक्स्ट 22 क्वेश्चन 3 मार्क्स का और में मिलेगा, 14 और में मिला, 18 और में मिला, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग। 22nd क्वेश्चन 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग अगेन और में आपको मिल रहा है। क्या दिया हुआ है? फॉर्म अ CSS कोड विद इन दी हेड टैग फॉर द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। हेड टैग में आपको CSS कोड लिखना है, मतलब किस टाइप की स्टाइल शीट की बात कर रहे हैं? यहाँ हम बात कर रहे हैं इन लाइन CSS की, इंटरनल CSS की, है ना। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ हम? इंटरनल CSS की। सो इंटरनल CSS में ही आप किसका यूज करते हो? स्टाइल टैग का यूज करते हो। स्टाइल टैग में हम क्या कर लेते हैं? यहाँ पर स्टाइल टैग में आप सिलेक्टर और प्रॉपर्टीज का यूज करते हो, ठीक है। सो हेड टैग में इसे हम मेंशन करते हैं, किसमें लिखते हैं हम इसे? हेड टैग में। ओके, अब इसके लिए पहला आपको दिया हुआ है कैसे इसको यूज करना है। सो पहला पॉइंट है बैकग्राउंड इमेज sunflower.jpg। मतलब आपको हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग में आपको जो यूज करना है पहला स्टाइल वो ये होगा कि जिस भी वेब पेज को में आप स्टाइल टैग अप्लाई कर रहे हो उस वेब पेज का बैकग्राउंड कलर sunflower.jpg इमेज से सेट हो जाए। दूसरा, फॉर द पैराग्राफ फॉन्ट फैमिली। अब पैराग्राफ सिलेक्टर के लिए जो भी वेब पेज में पैराग्राफ होगा उसका फॉन्ट कैसा होगा? एरियल होगा, और उसका टेक्स्ट का कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू कलर का होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, हेडिंग शुड बी इन रेड कलर। और हेडिंग यदि आपने अप्लाई किया है, कुछ हेडिंग यूज किया है वेब पेज में, तो हेडिंग रेड कलर की हो जाएगी। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, सिलेक्टर्स हैं जिसको हमें अप्लाई करना है CSS में स्टाइल टैग में। तो कुछ इस तरीके से कोड लिखेंगे हम। हेड टैग में क्या लिखा है आपने? स्टाइल टैग का यूज कर लिया, जिसे हम इंटरनल CSS कहते हैं। ओके, बॉडी सिलेक्टर का यूज किया है क्योंकि हमें बैकग्राउंड इमेज सेट करनी है, उसमें जिस प्रॉपर्टी को यूज कर लिया बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी हो गई। कॉलन लगा के URL इज इक्वल्स टू आपको पूरी URL लिख देनी है जिस इमेज को आपको एज ए बैकग्राउंड सेट करना है। अब ये इमेज का पूरा पाथ भी लिख सकते हो, C ड्राइव, D ड्राइव, डेस्कटॉप, जहां भी स्टोर है। P पैराग्राफ सिलेक्टर का यूज कर रहे हैं, उसमें हमें कलर सेट करना है ब्लू, और फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी में हमें एरियल सेट कर देना है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? कलर, फॉन्ट फैमिली, बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी, ध्यान रखना। H1 सिलेक्टर का यूज किया, हेडिंग यदि होगी तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। स्टाइल टैग को क्लोज कर दिया, हेड टैग को क्लोज कर दिया। क्या प्रॉपर्टी यूज करिए? बॉडी सिलेक्टर की बैकग्राउंड इमेज, पैराग्राफ सिलेक्टर की कलर फॉन्ट फैमिली, H1 सिलेक्टर की कलर प्रॉपर्टी। समझ में आ गई अच्छे से? प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए तभी आप इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। प्रॉपर्टी समझनी है, प्रैक्टिकल देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जहां मैंने CSS का एक प्रैक्टिकल करवाया। फाइन, क्वेश्चन नंबर 23। शिखा हैज जस्ट लर्न हाउ टू डू ऑनलाइन बैंकिंग। शिखा सीख रही थी कि कैसे ऑनलाइन बैंकिंग की जाती है। नेम एनी 2 प्रिकॉशंस दैट शी शुड टेक टू प्रिवेंट ऑनलाइन फ्रॉड। ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए उसे क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? 2 प्रिकॉशंस आपको बताने हैं। ओके, सो 2 प्रिकॉशंस शी शुड टेक टू प्रिवेंट ऑनलाइन फ्रॉड आर एस फॉलो। क्या? पहला तो अपना यूजर आईडी पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना है, चाहे कोई कितना भी खास पर्सन हो, उससे अपना यूजर आईडी पासवर्ड नहीं देना है। पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना है, जिसमें लेटर कैसे हो, अपर केस में हो, स्मॉल लेटर्स हो, कुछ स्पेशल सिंबल्स हो, $@ कुछ डिजिट्स हो, है ना। अवॉइड डूइंग अ ट्रांजेक्शन फ्रॉम साइबर कैफे एंड अदर पब्लिक प्लेसेस। जो अदर पब्लिक प्लेसेस होती है, जो वाईफाई मिलता है, उसको कनेक्ट ना करो, ठीक है। साइबर कैफे में जाकर आप ऐसे ट्रांजेक्शन्स ना करो जो कॉन्फिडेंशियल हो आपके, जैसे मनी का कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, वो आपको अवॉइड करना चाहिए। ओके, सो ये चीज़ समझ में आ गई। ये 2 प्रिकॉशंस हमने यहाँ बताया, इसके अदर भी कुछ प्रिकॉशंस होते हैं बहुत सारे कि सेफ सिक्योर साइट्स का यूज़ करो एंड ऑल, वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो क्योंकि हमने बहुत सारे नेट एटिकेट्स में पढ़े हैं, प्रिवेंशंस पढ़ी है। ओके, सेक्शन डी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। अभी हमने क्या देख लिए? शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन देख लिए, 3 मार्क के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस देख लिए। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको एक ही मिलेगा जिसको 4 मार्क के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। जैसे कि मैंने बताया था कि लॉन्ग आंसर का सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, और वो किस पर बेस्ड होगा? इसमें भी चॉइस मिलेगी आपको, और बेस्ड होगा आपका वो HTML पर। फाइन, अब ये क्वेश्चन आपका होगा, कोड दे देंगे, HTML डिजाइन करो, HTML वेब पेज दे दिया, इसके लिए कुछ स्पेसिफिकेशन रहेगी, कोड लिखना रहेगा, आउटपुट बताना रहेगा। फाइन, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो 24th क्वेश्चन सेक्शन डी का ये रहा।
राइट दी HTML कोड टू डिजाइन दी वेब पेज। आपको HTML कोड लिखना है इस तरीके के वेब पेज को डिजाइन करने के लिए जिसमें एक टेबल आपको शो हो रही है। अब इस टेबल में आप डिजाइन करने के लिए आपको 5 स्पेसिफिकेशन दी रहेगी जिसमें से आपको कोई भी 4 स्पेसिफिकेशन करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क का है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में भी और मिल रहा है और साथ ही आपको हर एक क्वेश्चन में 5-5 में से कोई 4 अटेम्प्ट करने हैं। बहुत कन्वीनियंट है, ईजी है। देख लो क्या है आपका टेबल। इस तरीके से टेबल दिया हुआ है, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास, ये हेडिंग है। इसके बाद डेटा इस तरीके से इस टेबल में, टेबल डेटा 1 2 3 FN1, लास्ट नेम 1 12 लाइक दिस। फाइन। अब यहाँ पे देख लो ये जो 2 कॉलम है, तो यहाँ पे कॉलम को मर्ज किया हुआ है, मतलब कॉल स्पैन का यूज किया हुआ है। और यहाँ पे 2 रो मर्ज है ना, ये 2 रो मर्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर रो स्पैन का यूज किया हुआ है, 2 एट्रीब्यूट का यूज किया है टेबल टैग के, ठीक है, TD टैग के। अब यहाँ पे कितनी रो कितने कॉलम दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4 रो हैं एंड 4 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर TR टैग 4 टाइम्स यूज करोगे आप, क्योंकि 4 रो है तो 4 बार TR टैग यूज करना है। टेबल टैग में आप एक्सेस करोगे किसको? टेबल को, और टेबल टैग में 4 बार आप TR टैग का यूज करोगे। फाइन, मेरी बात समझ में आ रही है? अब ये टेबल की हेडिंग है तो इसके लिए आप टेबल हेडिंग का यूज करोगे, और ये टेबल का डेटा है तो यहाँ पर आप टेबल डेटा का यूज कर लोगे। और ये हर एक टैग कंटेनर टैग है। कॉल स्पैन, रो स्पैन का यूज कर लेना। बॉर्डर देख रहे हो ना, बॉर्डर है तो यहाँ पे आप टेबल टैग को बॉर्डर के साथ क्रिएट कर लेना। अब देख लेते हैं इस पर बेस्ड स्पेसिफिकेशंस कुल 5, जिनमें से 4 को अटेम्प्ट करना है। पहला स्पेसिफिकेशन, द HTML कोड स्ट्रक्चर शुड बी प्रॉपर। जो कोड स्ट्रक्चर आप लिखने वाले हो वो प्रॉपर लिखना। प्रॉपर मतलब HTML स्टार्ट किया है तो बाकायदा उसको प्रॉपर तरीके से एंड करना। बॉडी टैग स्टार्ट किया है तो सही जगह पर उसको एंड करना, ठीक है, प्रॉपर वे में लिखना है। Heading HTML table should be first level of heading and background color of page should be light cyan. हेडिंग सेट करनी है आपको टेबल की, तो कैप्शन टैग में आप HTML टेबल को सेट कर सकते हो, राइट। क्या कैप्शन टैग आप लिखना, ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शन में भी आप सेट कर सकते हो। टेबल के अंदर कैप्शन सेट करना, कैप्शन में आप HTML टेबल लिखोगे तो उससे क्या होगा, आपकी टेबल की हेडिंग सेट हो जाएगी। टेबल की हेडिंग, राइट, होल टेबल का नाम सेट हो जाएगा, टेबल में कौन सा डेटा है। ओके, बॉर्डर सेट करने हैं आपको, बैकग्राउंड कलर, टेबल का बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो लाइट सियान, ठीक है। वेब पेज का बैकग्राउंड कलर सेट करोगे आप, यहाँ पे वेब पेज की बात हो रही है तो बॉडी टैग में भी आप सेट कर सकते हो, और टेबल में भी आप बैकग्राउंड कलर BG कलर का यूज कर सकते हो, दोनों जगह पॉसिबल है। स्पेसिफिकेशन, द वैल्यू ऑफ द टेबल बॉर्डर एट्रीब्यूट शुड बी 1। टेबल में जो बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज करोगे उसकी वैल्यू होगी 1। टेबल का हेडर शुड बी वेरेवर रिक्वायर्ड, TH टैग का यूज करोगे तो टेबल हेडिंग दे सकते हो। स्पेसिफिकेशन नंबर 3, द टेबल शुड एग्जैक्टली कंटेन 4 रो 4 कॉलम, जैसे कि मैंने बताया। तो हर कॉलम और रो की वैल्यू के लिए स्पेसिफाइड टैग का यूज कर लेना है, मतलब TH और TD टैग का आपको यूज करना है जहां पे जरूरी है। स्पेसिफिकेशन 4, एट्रीब्यूट रो स्पैन, और स्पेसिफिकेशन 5, एट्रीब्यूट कॉल स्पैन, दोनों का यूज कर लेना है जहां आपको जरूरत लग रही है। तो टेबल में हमने देख लिया कहां पे हमें रो स्पैन कॉल स्पैन को यूज करना है। अब इसके कोड को देखते हैं। तो मैंने 5 स्पेसिफिकेशन यहाँ मेंशन किया है, 4 लिखना है कोई सी, तो आप 5 भी मेंशन कर देना, बट ध्यान रखना 4 ही लिख कर आना, क्योंकि 4 ही मार्क्स चाहिए। 5 भी मेंशन करके आऊंगे तो कुल 4 के ही मार्क्स मिलेंगे। यहाँ मैंने पूरे मेंशन किया है ताकि आपको समझ में आ सके। भाई हेड टैग, HTML टैग, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है। बॉडी में पूरे वेब पेज का कलर लाइट सियान रखना है तो बॉडी में BG कलर का यूज कर लिया। H1 में हेडिंग का यूज कर लिया, H1 HTML टेबल, चाहो तो आप कैप्शन टैग का भी यूज कर सकते हो, दोनों पॉसिबल है, गलत कोई नहीं करेगा, ठीक है। ये हेडिंग, ये हो गया आपका पहला स्पेसिफिकेशन, ठीक है। आगे आ जाओ, टेबल बॉर्डर 1 सेट करना था, दूसरा स्पेसिफिकेशन। ये पहली रो की बात हो रही है, TR टैग, जिसमें आपने क्या स्पेसिफाई कर दिया, टेबल हेडिंग स्पेसिफाई कर दी, रोल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये आपका 3rd स्पेसिफिकेशन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रो पे आते हैं। TR टैग में ये नेक्स्ट 2nd नंबर वाली रो क्रिएट हुई जिसमें फर्स्ट नेम 1 2 और क्लास मेंशन करा, TR टैग क्लोज करा। ये 3rd रो पे आ गए हम। 3rd रो में सेकंड स्टूडेंट है, उसका फर्स्ट नेम 2 लास्ट नेम 2। लेकिन जैसे आप आ गए 3rd रो पे तो वहां पे रो स्पैन हुआ था जिसमें क्लास 11th लिखा हुआ था। रो स्पैन 2 मतलब 2 रो को मर्ज किया गया था, राइट, 2 कॉलम को मर्ज किया गया था, राइट। तो वहां पे आपका 4th स्पेसिफिकेशन है वो यूज हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला जो रो होगा, लास्ट रो में कॉल स्पैन यूज हुआ है, 11th लिखा हुआ था जिसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यूज हो रहा है कॉल स्पैन, तो ये हो जाएगा आपका 5th स्पेसिफिकेशन। फिर TR टैग को क्लोज कर दिया, टेबल टैग क्लोज, बॉडी टैग क्लोज, HTML टैग क्लोज, ये हो गया आपका करेक्ट सीक्वेंस। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस, जो मैंने समझाया कि किस तरीके से रो स्पैन कॉल स्पैन यूज किया है जहां पे नेसेसरी था, हमने देखा। ओके, चलो ये कंप्लीट क्वेश्चन अच्छे से करके आ जाओगे एग्जाम में। 5 स्पेसिफिकेशन बता दिया, कोई भी 4 ही करके आना।
नाउ 24th क्वेश्चन, अगेन लॉन्ग आंसर का और वाला क्वेश्चन, ठीक है। 24th जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा आपका सेक्शन डी का, वो और में होगा। 2 क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है और दोनों क्वेश्चन में फर्दर चॉइस मिलेगी, 5 स्पेसिफिकेशन में से 4 अटेम्प्ट करना है। देख लेते हैं। Observe the browser view of an HTML document shown below and answer the following question. Attempt 4 out of 5. ये आपका वेब पेज है। क्या लिखा है यहाँ पे? Let's explore the web world। और ये कुछ इस तरीके की लाइन ड्रॉ है, जिसे हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल रूलर कहते हैं, जिसकी मदद HR की मदद से आप इसे डिजाइन करते हो वेब पेज पे। ये नॉर्मल टेक्स्ट HR की मदद से हमने ग्रीन कलर की लाइन ड्रॉ करी है। डिफॉल्ट लेफ्ट साइड से ड्रॉ है। आगे देखो, लेट्स लर्न दी वेरियस HTML टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। फिर एक लाइन ड्रॉ दिख रही है आपको, ये कोई कलर की ड्रॉ नहीं है, तो ये भी आपका हॉरिजॉन्टल रूलर टैग से ही डिफाइंड है। इसी टैग की मदद से हमने ये लाइन ड्रॉ की है। इसमें कोई कलर नहीं है, तो हम इसे नो शेड कहते हैं। नो शेड एट्रीब्यूट की मदद से आप इसे क्रिएट करते हो। तो ये वेब पेज डिजाइन करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, कुछ उनके आपको आंसर करने हैं, 5 में से 4। पहला, यहाँ कोड नहीं लिखना है, ध्यान से देखना, प्रीवियस क्वेश्चन में कोड लिखा था। पहला क्वेश्चन पूछा है विच टैग आर यूज्ड इन वेब पेज टू ड्रॉ दी हॉरिजॉन्टल लाइंस। इस तरीके की हॉरिजॉन्टल लाइंस को ड्रॉ करने के लिए कौन सा टैग हम यूज करते हैं? सो HTML में हम HR टैग, जिसे हम हॉरिजॉन्टल रूलर कहते हैं, उसे यूज करते हैं इन दी वेब पेज टू ड्रॉ दी हॉरिजॉन्टल लाइंस। इट इज एन एम्प्टी टैग, मतलब ये एम्प्टी एलिमेंट होता है, इसका कोई एंड टैग नहीं होता है, विच इज नो एंड टैग। सिंपल इस तरीके से आप यूज करते हो, ठीक है, इसको एंड करने की जरूरत नहीं होती है। सेकेंड, हाउ कैन यू अलाइन दिस हॉरिजॉन्टल लाइंस टू द लेफ्ट। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन डिफॉल्ट आपको लेफ्ट ही दिख रही है ना, लेफ्ट साइड से ना, ये आपकी लेफ्ट साइड की लाइन होगी। इसी को राइट करोगे तो ये राइट साइड से होगी। सेंटर में करना है तो ये सेंटर में हो जाएगी पेज के। तो ये हम कैसे सेट करते हैं? ये हम हॉरिजॉन्टल रूल जो टैग है उसके अलाइन एट्रीब्यूट की मदद से। सो बाय यूजिंग अलाइन एट्रीब्यूट दिस हॉरिजॉन्टल लाइंस कैन बी अलाइन टू द लेफ्ट, जो कि डिफॉल्ट होता है। राइट अलाइन करना है तो आप राइट भी अलाइन कर सकते हो। कैसे? HR टैग में अलाइन एट्रीब्यूट का यूज करोगे और अलाइन एट्रीब्यूट की वैल्यू राइट, सेंटर, लेफ्ट आप सेट कर देना, तो क्या हो जाएगा? जो लाइन है वो राइट से लेफ्ट से ड्रॉ हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट आर एट्रीब्यूट्स ऑफ HR टैग। HR टैग के क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं? सो HR टैग का लाइन एट्रीब्यूट अभी हमने देखा। अब वो लाइन ग्रीन कलर की भी शो हो रही थी, तो कलर एट्रीब्यूट भी पॉसिबल है। तो साइज की लाइन जो है वो कैसी शो होगी? इस तरीके से, इतनी पतली, उसकी थिकनेस क्या होगी, है ना, बेसिकली वो आप सेट कर सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन की। तो यहाँ पे आप उसका साइज सेट कर सकते हो, विड्थ सेट कर सकते हो, अलाइन सेट कर सकते हो, नो शेड कलर। ये सभी किसके एट्रीब्यूट्स हो गए? HR टैग के एट्रीब्यूट हो गए। ओके, What is the difference between both horizontal line displayed in the web page? जो वेब पेज में दोनों लाइन डिस्प्ले हो रही है, आपको इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है? आपको यही डिफरेंस दिख रहा है कि पहली लाइन जो है, हॉरिजॉन्टल रूलर जो है, पहला स्किल, वो आपका ग्रीन कलर से सेट है, लेफ्ट अलाइन है, और इसमें कोई कलर नहीं है, कोई शेड नहीं है, तो नो शेड वाली ये लाइन है नॉर्मली। सो द फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्लेड इन द वेब पेज कलर वाइल द सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्लेड इन द वेब पेज डिस्प्ले अ सॉलिड लाइन विदाउट शेडिंग, विदाउट कलरिंग। एक सॉलिड लाइन आपको शो हो रही है। ओके, डिफरेंस क्लियर। फिफ्थ, तो कोई भी 5 में से 4 ही अटेम्प्ट करना। हाउ कैन यू सेट द ग्रीन कलर ऑफ गिवन हॉरिजॉन्टल रूलर। जो हॉरिजॉन्टल रूलर है उसमें ग्रीन कलर कैसे सेट किया है? बाय यूजिंग कलर एट्रीब्यूट। कैसे? HR टैग में आपने किसका यूज कर लिया? कलर का यूज कर लिया, और यहाँ पे ग्रीन लिख दिया। तो इस ऐसा लिखने की मदद से आपका जो हॉरिजॉन्टल रूलर है वो ग्रीन कलर में सेट हो गया। ओके, सो कुल मिला के बात समझ में आ गई ना, कैसा क्वेश्चन आ सकता है? यही सेम क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछ सकते हैं कि इसके लिए कोड लिखो और वही 5 स्पेसिफिकेशन, ये एक्चुअली 5 स्पेसिफिकेशन ही है जो आपको इस तरीके से आंसर, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूछी है। कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या आना चाहिए आपको? बेसिकली टैग पता होना चाहिए, एट्रीब्यूट पता होना चाहिए, और एट्रीब्यूट और टैग की मदद से आउटपुट क्या आएगा वो भी पता होना चाहिए। फाइन। नाउ नेक्स्ट, दैट इज सेक्शन ई। सेक्शन डी तक हमने पूरा सैंपल पेपर समझ लिया। सेक्शन ई केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलेंगे, जो अगेन आपके 4 मार्क के अकॉर्डिंग होंगे, और 2 क्वेश्चंस यहाँ पे, 2 केस स्टडीज आपको मिलना है। ओके, तो चलो देख लेते हैं पहला। तो क्वेश्चन 25, केस स्टडी 1। A coach of Manchester Football Club wants to create a website. Observe the following output and write HTML code to generate. Now, मैनचेस्टर फुटबॉल क्लब के जो कोच हैं वो क्या चाहते हैं? वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो अपना वेब पेज वो डिज़ाइन करने वाले हैं, उस वेब पेज में वो किन पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे? HTML कोड में। तो HTMल कोड में अपने वेब पेज का जो टाइटल वो होगा फुटबॉल क्लब रखेंगे। द हेडिंग ब्लू कलर की होगी,
फॉन्ट ऑफ एंटायर डॉक्यूमेंट इज एरियल, जो फॉन्ट होंगे वो एरियल टाइप के होने चाहिए। इमेज जो यूज करेंगे वेब पेज में वो football.jpg नाम की इमेज होगी जो उनके सिस्टम में स्टोर होगी। द पेज इज लिंक्ड टू प्राउड हिस्ट्री 2, जो पेज लिंक होगा मतलब हाइपर लिंकिंग जो क्रिएट होगी वो प्राउड हिस्ट्री 2 पर क्लिक होगा, तब नया एक हिस्ट्री नाम का पेज ओपन होगा। बॉटम मैसेज इज ऑफ साइज 2, बॉटम में फूटर एरिया में वेब पेज के जो वो मैसेज देंगे वो 2 साइज का होगा और वहां पर वो अपने ईमेल की लिंक भी क्रिएट करेंगे। तो कुल मिला के ये कुछ स्पेसिफिकेशंस है, इसके अकॉर्डिंग वो वेबसाइट डिजाइन करने वाले हैं, वेब पेज डिजाइन करने वाले हैं जो कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्या देखा हमने कि फुटबॉल क्लब हेडिंग है जो कि ब्लू कलर से होगी, ये इमेज है football.jpg नाम की, ये आपकी इमेज हो गई। वेलकम टू वेबसाइट टू द मैनचेस्टर फुटबॉल क्लब, लाइक दिस उन्होंने कुछ कंटेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, और प्राउड हिस्ट्री 2 इस पर वो लिंक क्रिएट करने वाले हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो history.html नाम का एक पेज ओपन होगा, history.html नाम का कोई पेज ओपन होगा। ये आपकी football.jpg नाम की इमेज है। फाइन, समझ में आ रहा है। football.club ये हेडिंग हो गई, H1 हेडिंग, जिसका कलर कैसा है, जिसका कलर यहाँ पर ब्लू सेट किया हुआ है उन्होंने, तो H1 टैग में यूज कर लिया इसको। football.jpg इमेज है तो img टैग में src एट्रीब्यूट में इसका पाथ लिख दिया इन्होंने। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। नाउ इसके बाद क्या देखा था हमने यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन इसमें आपको दिख रहा है ये जो फूटर हेडलाइंस है ना, यहाँ पे देखो मैनचेस्टर फुटबॉल क्लब, इसका जो साइज होगा, इसका फॉन्ट साइज जो होगा वो 2 होगा, तो फॉन्ट टैग आप यूज कर लेना। और पर्टिकुलर यहाँ पर लिंक भी क्रिएट की हुई है, सो ये हो गया ईमेल जिस पर लिंक क्रिएट की है। तो ईमेल पर लिंक क्रिएट करना है तो एंकर टैग में हम href में मेल टू फंक्शन का यूज कर लेते हैं, मेल टू फंक्शन की मदद से आप लिंक क्रिएट कर सकते हो। सो कुल मिला के इतनी चीज हमने देखी जो हमें स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिख रही है। ओके, अब कोड भी मेंशन दिया हुआ है, तो यहाँ पर इस कोड में आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस जो हमने देखी, जो स्टेटमेंट्स हमने देखे, उनका आंसर करना है और 5 में से कोई से 4 का ही आंसर करना है। ओके, तो कोड भी आपको हिंट के लिए दिया हुआ है। HTML से स्टार्ट करा, बॉडी टैग में आ गए, हेड टैग में टाइटल क्या दिया है, टाइटल दिया हुआ है फुटबॉल क्लब। ठीक है, तो यहाँ पर टाइटल मेंशन करना है आपको फुटबॉल क्लब, तो टाइटल टैग में हम मेंशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर टाइटल टैग का शुरुआत करोगे आप और टाइटल टैग को एंड करोगे, हेड टैग में टाइटल टैग ही लिखते हैं। स्टेटमेंट 2 के अकॉर्डिंग बॉडी टैग में आ गए फॉन्ट, फॉन्ट कैसा होगा, फॉन्ट होगा एरियल टाइप का, तो फॉन्ट का फेस एट्रीब्यूट यूज कर लोगे जिसमें आप एरियल मेंशन कर दोगे, फॉन्ट टाइप नहीं लिखोगे, फॉन्ट का फेस एट्रीब्यूट होता है ना। सेंटर टैग का यूज कर लिया क्योंकि इमेज फुटबॉल क्लब जो भी हेडिंग वगैरह थी वो सब आपको सेंटर में दिख रही थी। टाइटल भी हमने फुटबॉल क्लब रखा है और हेडिंग भी हमने क्या रखी, फुटबॉल क्लब। हेडिंग का कलर कैसा था, हेडिंग का कलर ब्लू था, तो हेडिंग का कलर हमने ब्लू सेट कर दिया, H1 टैग का कलर एट्रीब्यूट यूज कर लिया। अब ये फुटबॉल क्लब हेडिंग टैग की मदद से सेंटर में H1 हेडिंग में शो हो जाएगा। इमेज आपको जो फुटबॉल की शो हो रही थी वो भी सेंटर में शो हो रही है। इमेज का क्या पाथ था, src टैग में आपने इमेज का नाम लिख दिया football.jpg। ओके, सेंटर टैग से क्लोज हो गया, br टैग 2 बार लाइन ब्रेक होगा, फिर उसके बाद आपका जो भी पैराग्राफ था वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो स्टेटमेंट 1 2 3 4 में क्या आंसर आ जाना है आपका, तो 4 तो यही कंप्लीट हो गए, कोई भी 5 6 जितने भी देंगे उनमें से 4 ही करके आना है। फाइन, देखो आगे ये पूरा पैराग्राफ हम यहाँ पे लिख रहे हैं, वी ऑल दी बेस्ट। अब प्राउड हिस्ट्री 2 जैसे इस पे यूजर क्लिक करेगा तो history.html वाले पेज पर पहुंच जाएगा। सो एंकर टैग में लिंकिंग करेंगे तो यहाँ पर किस टैग में हम किस एट्रीब्यूट में मेंशन करते हैं, फाइल का नाम href एट्रीब्यूट में मेंशन कर देते हैं। देन आगे आ जाओ, पैराग्राफ आपका फिर चल रहा है, p टैग अलाइन राइट हो गया, यहाँ से फॉन्ट का साइज जो हो जाएगा 2, तो ये फॉन्ट का साइज हो गया 2। अब यहाँ पर देखो आपको एंकर टैग में फिर से लिंकिंग करनी है, किसकी लिंकिंग करनी है, ईमेल की लिंकिंग करनी है। तो अगेन आप href एट्रीब्यूट में मेल टू फंक्शन का यूज कर लोगे और मेल टू फंक्शन में यहाँ मेंशन कर दोगे ईमेल को, तो जो लिंकिंग होगी वो क्या होगी, एंकर टैग की मदद से हाइपर लिंकिंग ईमेल के साथ में हो जाएगी। तो कुल मिला के आपको सारे एट्रीब्यूट उनकी वैल्यू कैसे यूज करनी है, कैसे आ सकता है क्वेश्चन, है ना, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो इसके आंसर्स क्या हो गए हर एक स्टेटमेंट के, जो मैंने अभी बताया, टाइटल, फेस, कलर, src एट्रीब्यूट, href, मेल टू फंक्शन के आगे हमने फिर मेल मेंशन कर दिया। ओके, क्लियर। कैसा क्वेश्चन आएगा, 6 है, 6 में से कोई भी 4 ही करके आना है, ये भी चॉइस आपके पास में है। नेक्स्ट केस स्टडी देख लेते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी बेस्ड है किस पर, बेस्ड है आपके ये क्वेश्चन किस पर, इंटरनेट एंड वेब सर्विस वाले पर। ठीक है, पहली केस स्टडी HTML से रिलेटेड होगी, दूसरी केस स्टडी आपका इंटरनेट सर्विसेज वाले चैप्टर पर बेस्ड होगी, ये ध्यान रखना। ओके,
सो रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब एक पैसेज दिया हुआ है, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन के आंसर करना है। जैसे इंग्लिश में एंशिएंट पैसेज होता है ना, पैसेज पढ़ो आंसर लिखो, इजी होता है ना बहुत, यही आपको सारे आंसर्स मिल जाना है, बिल्कुल वैसा ही है। फर्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ लेते हैं, देन हम उनके क्वेश्चन के आंसर्स करेंगे। साइबर एथिक्स इन ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में अब ई कॉमर्स आपकी सर्विस भी हो गई एक, और साइबर एथिक्स वाला चैप्टर आपने पढ़ा ही है कि ई कॉमर्स में क्या सिक्योरिटीज वगैरह होती है, तो साइबर एथिक्स से भी रिलेटेड हो सकता है ये, जैसे यहाँ दिख रहा है। द ब्रांच ऑफ आईसीटी दैट अलाउज सेलिंग और बाइंग थिंग्स ऑनलाइन। द ब्रांच ऑफ आईसीटी मतलब कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, वो अलाउ करता है कि आप थिंग्स को, गुड्स को इंटरनेट पर ऑनलाइन रहकर बाय और सेल कर सकते हो, जिसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। ओके, वी नो दिस। द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ओवर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड यूजिंग कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लाइक इंटरनेट इज डिफाइंड एज ई कॉमर्स। ठीक है भाई, ई कॉमर्स में जो आप प्रोडक्ट्स को बाय और सेल कर रहे हो, किसकी मदद से? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की मदद से, आईसीटी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से, जिसमें आप कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसीस का यूज करते हो। इट इज जनरली रिगार्डेड एज द सेल्स एंड कमर्शियल फंक्शन ऑफ ई बिजनेस। बेसिकली ई बिजनेस के कमर्शियल फंक्शंस को हम यहाँ पर करते हैं। नाउ मेनी बिजनेसेस आर रनिंग ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट and a substantial increase has been observed in the level of trade and business conducted electronically। आजकल मेनी बिजनेस ऑनलाइन रन किए जा रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन आप देखोगे, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स को आप एक्सेस करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितने बिजनेसेस जो ऑनलाइन आजकल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते चले जा रहे हैं, ग्रो होते चले जा रहे हैं, राइट। ई कॉमर्स नॉट ओनली कवर्स बाइंग सेलिंग, ई कॉमर्स में सिर्फ बाइंग सेलिंग इंक्लूड नहीं है, रादर अ वाइड वैरायटी ऑफ कॉमर्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। भाई अब जब बाय और सेल करते हो किसी गुड्स को तो उसमें फंड ट्रांसफर होता है, वो भी इंक्लूड होता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इंटरनेट मार्केटिंग, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ई कॉमर्स में ही आती है। ओके, सो ये चीज अच्छे से समझ में आ गया। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखो। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ई कॉमर्स। ई कॉमर्स किसे डिस्क्राइब कर रहा है? ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब एग्जाम में ये जरूरी नहीं है कि आपको ऑप्शंस भी दें, ठीक है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको सर्च करके आंसर लिखना पड़ सकता है। वेल यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ई कॉमर्स? डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली, बाइंग गुड्स ओनली, सेल ऑफ गुड्स ओनली, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ हमने देखा था ई कॉमर्स डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली, जिसमें बाइंग सेलिंग दोनों इंक्लूड होता है, वो भी ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का यूज करके। सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट, ई कॉमर्स स्टैंड्स फॉर, ई कॉमर्स किस पर स्टैंड है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज, ये दो बार आ गया नहीं, इलेक्ट्रॉनिक एक बार और एक बार इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रॉनिक कमर्शियलाइजेशन या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, तो ये तो होगा नहीं, ये ईडी के अकॉर्डिंग दिख रहा है आपको। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या इलेक्ट्रॉनिक कमर्शियलाइजेशन, तो क्या देखा हमने पैराग्राफ में? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। सो सी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, लीगल रिकॉग्निशन फॉर ट्रांजेक्शन आर कैरिड आउट बाय। लीगल जो रिकॉग्निशन होता है ट्रांजेक्शन का, वो कैसे किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक डेटा ट्रांसफर के थ्रू, या इलेक्ट्रिकल डेटा इंटरचेंज के थ्रू। तो लास्ट लाइन में पैराग्राफ के हमने देखा था क्या? इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में डेटा इंटरचेंज होता है, जिसको लीगल रिकॉग्निशन कहते हैं। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू साइबर एथिक्स। अब यहाँ पर साइबर एथिक्स से क्या रिलेटेड है? एथिक्स इन ऑनलाइन एनवायरनमेंट, ऑनलाइन गेमिंग, एथिक्स इन स्कूल, या टेलीकम्युनिकेशन। तो ऑनलाइन रहकर जिन एथिक्स को आप फॉलो करते हो, जिस बिहेवियर को, जिन नेट एटिकेट्स को फॉलो करते हो, वही साइबर एथिक्स कहलाते हैं। सो ऑनलाइन एनवायरनमेंट में जो एथिक्स हुए वो आपके साइबर एथिक्स होंगे। ए, ओके, बात समझ में आ गई। फिफ्थ क्वेश्चन, सेलिंग और बाइंग स्टफ ऑनलाइन इज नोन एज। आप जो भी स्टफ सेल करते हो, बाय करते हो, खरीदते हो, आजकल हम सब ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, राइट। बहुत सारे डिस्काउंट ऑर्डर करते हो और बहुत सारे डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह मिलते हैं। ओके, सो वो किस नाम से जाना जाता है? ई कॉमर्स, प्लेजरिज्म, डिजिटल प्रॉपर्टी, ऑथेंटिसिटी। तो इसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। अभी हमने देखा पैराग्राफ में पढ़ा, प्लेजरिज्म, डिजिटल प्रॉपर्टी, ऑथेंटिसिटी जैसा कोई वर्ड यूज नहीं हुआ था, वहाँ पे ई कॉमर्स ही यूज हुआ था। बेसिकली ई कॉमर्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं, जिसमें बाइंग सेलिंग होती है ऑनलाइन। इसके अलावा से बहुत सारी चीज़ें भी यूज होती हैं, राइट। सो होप आपको ये फिफ्थ क्वेश्चन भी समझ में आया। अब यहाँ पर क्या करना है आपको? कोई भी 5 या 6 में से 4 ही अटैम्प्ट करना है।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसे रिफर किया जाता है, यहाँ पे बेसिकली आपको बताना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल्स को। सो क्रिएशन ऑफ माइंड, लिटरेरी वर्क, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव, जस्ट बिकॉज कि आपका जो भी आइडिया है, आपका जो भी क्रिएटिव वर्क है ना, कोई लिटरेरी वर्क है, कोई म्यूजिक कंपोज किया है, तो वो सभी क्या आ जाता है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आ जाता है। सो ऑल द एग्जांपल्स आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ओके, सो यहाँ पे आपको जो 6 क्वेश्चंस दिए इनमें से कोई से भी 4 ही अटेम्प्ट करना है जो कि पर्टिकुलर पैसेज पर बेस्ड होंगे। सो होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ। देख लो, डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिनिश हुआ हमारा सैंपल पेपर। होप आप सभी ने एंजॉय किया सैंपल पेपर को, समझ में भी आए क्वेश्चंस, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैटर्न समझ में आया कि सेक्शन डी और ई में कैसे क्वेश्चन कौन से सेक्शन से किस तरीके से आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं डी और ई सेक्शन ही आपके लिए न्यू है और यहाँ पर एक ही क्वेश्चन पूछा जाना है डी सेक्शन में और ई सेक्शन में 2 क्वेश्चन पूछे जाने केस बेस्ड, किस तरीके से आएंगे ये हमें अच्छे से समझ में आया। सो इसी तरीके के और सैंपल पेपर्स को यदि आपको सॉल्व करना है बोर्ड एग्जाम में 50 में से 50 मार्क्स लेकर आने हैं, तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरीके के और सैंपल पेपर्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आप YouTube के साथ साथ एक्सेस कर सकते हो magnetbrains.com, या फिर आप मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। सभी जगह से आपको कोई पेमेंट पे नहीं करना है और सारे वीडियो लेक्चर्स को आप 100% फ्री एक्सेस कर सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स ना सिर्फ आपको किंडरगार्टन बल्कि आपको CUET, ओलंपियाड, NTSC, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बिहार बोर्ड, जैब, कैब, बैंकिंग जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कराता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट विद हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। कोई लेटेस्ट अपडेट चाहिए चैनल से रिलेटेड तो आप फेसबुक, इंस्टा या ट्विटर या फिर टेलीग्राम वेब पेजेस को भी एक्सेस कर सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स ना सिर्फ आपको सारे वीडियो लेक्चर्स को 100% फ्री प्रोवाइड कर रहा है, बल्कि अब आपको बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। सो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, उसको फिल कर देना, टीम आपके साथ कंसल्ट करेगी और आप बुक्स और ई बुक्स को एक्सेस कर पाओगे। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।